ये पार्ट 10 होगा। पार्ट 10 के अंतर्गत हम अध्याय मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 10 होगा। पार्ट 10 के अंतर्गत हम यहाँ अध्याय 14 प्रथम विश्व युद्ध एवं राष्ट्रवादी प्रत्युत्तर को देखिए। अध्याय 14 आपको प्रथम विश्व युद्ध एवं राष्ट्रवादी प्रत्युत्तर देखिए। यहाँ पे देखिए आपको प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 प्रारंभ के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उदारवादी दल के नेतृत्व में थी। इस विश्व युद्ध को ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, इटली तथा जापान एक और तथा जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एवं तुर्की दूसरी ओर थी। इससे देखिए यह काल मुख्यतः राष्ट्रवाद का परिपक्वता काल था। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की भागीदारी के प्रति राष्ट्रवादियों का प्रत्युत्तर निम्न 3 चरणों में विभक्त था। उदारवादियों इस युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन ताज के प्रति निष्ठा कार्य समझाता उसे पूर्ण समर्थन दिया। दूसरा, उग्रवादियों जिनमें तिलक भी शामिल थे ने भी युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन किया, क्योंकि उन्हें आशा थी कि युद्ध के पश्चात ब्रिटेन भारत में स्वशासन के संबंध में ठोस कदम उठाएगा। और तीसरा, जबकि क्रांतिकारियों का मानना था कि युद्ध ब्रिटेन के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने का अच्छा अवसर है, उन्हें इस सुअवसर का लाभ उठाकर साम्राज्यवादी सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहिए। किंतु देखिए यहाँ पर क्या, किंतु विश्व युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन कर रहे भारतीय शीघ्र ही निराश हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि ब्रिटेन युद्ध में किंतु देखिए यहाँ पर क्या, किंतु विश्व युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन कर रहे भारतीय शीघ्र ही निराश हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि ब्रिटेन युद्ध में अपने उपनिवेशों में हितों की रक्षा करने में लगा हुआ है। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय क्रांतिकारियों और विदेशों में रह रहे क्रांतिकारियों में अपार उत्साह का संचार किया। इस दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी तथा यूरोप में बर्लिन कमेटी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियां संचालित की। इनके साथ ही भारतीय सैनिकों द्वारा भी कुछ छिटपुट स्थान जैसे सिंगापुर इत्यादि में क्रांतिकारी कार्रवाइयां संपन्न की गई। भारत में इस अवसर को क्रांतिकारियों ने एक ईश्वरीय उपहार मानकर देश को उपनिवेशी शासन से मुक्त कराने की योजना बनाई। तब ब्रिटेन के शत्रु जर्मनी तथा तुर्की से आर्थिक तथा सैन्य सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया। देखिए होम रूल लीग आंदोलन यहाँ पर देखिए बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, जी एस खपारदे, सर एस सुब्रमण्यम अय्यर, जोसेफ बप्तिस्ता और मोहम्मद अली तथा अन्य बड़े नेता मिले। उन्होंने यह निर्णय किया कि ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के तहत अखिल भारतीय होम रूल या स्वशासन की मांग के उद्देश्य के साथ पूरे वर्षगांठ करने वाले एक राष्ट्रीय गठबंधन का होना आवश्यक हो गया था। यह गठबंधन आपको आयरिश होम रूल लीग की तर्ज पर ऑल इंडिया होम रूल लीग थी। अंततः हालांकि 2 होम रूल लीग शुरू की गई, एक बाल गंगाधर तिलक की इंडियन होम रूल लीग और दूसरी एनी बेसेंट की होम रूल लीग। दोनों का उद्देश्य आपको उग्र राजनीति एक नए रूप की शुरुआत करना था। होम रूल लीग आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात उत्पन्न हुई परिस्थितियों में भारतीयों की कम प्रभावशाली प्रतिक्रिया के रूप में सामने आए, किंतु स्वतंत्रता आंदोलन की प्रक्रिया में इसने अपनी महत्वपूर्ण छाप छोड़ी। यद्यपि यह आंदोलन स्थिरता के साथ प्रारंभ हुआ था, लेकिन आगे चलकर इसने तत्कालीन सभी आंदोलनों को पीछे छोड़ दिया। आंदोलन प्रारंभ होने के उत्तरदायी कारक यहाँ पर देखिए। पहला देखिए आपको क्या कि राष्ट्रवादी एक वर्ग का मानना था कि सरकार का ध्यान आकर्षित करते उस पर दबाव डालना आवश्यक है। मौलवी मिंटो तनाव का वास्तविक स्वरूप सामने आने पर नरमपंथियों का भ्रम सरकार की निष्ठा से टूट गया। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन द्वारा भारतीय संसाधनों का खुलकर प्रयोग किया गया। इस क्षतिपूर्ति के लिए युद्ध के उपरांत भारतीयों पर भारी कर आरोपित किए गए था। आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छूने लगी। इन कारणों से भारतीय त्रस्त हो गए तब वे ऐसे किसी भी सरकार विरोधी आंदोलन में भाग लेने हेतु तत्पर थे। चौथा यह विश्व तत्कालीन विश्व की प्रमुख महाशक्तियों के बीच अपने हितों को लेकर लड़ा गया था। इससे अन्य ताकतों के साथ ब्रिटेन का वास्तविक चेहरा भी उजागर हो गया था। युद्ध के पश्चात श्वेतों को अजयता का भ्रम भी टूट गया। 5 देखिए जून 1914 में बाल गंगाधर तिलक जेल से रिहा हो गए। भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभाने हेतु वे पुनः किसी सुअवसर की तलाश में थे। उन्होंने सरकार को अपना सहयोगात्मक रूप अपनाने का प्रयत्न किया।
देखिए आयरलैंड के होम रूल लीग के तर्ज पर उन्होंने प्रशासक सुधारों की मांग की। तिलक ने कहा हिंसा के प्रयोग से भारतीय स्वतंत्रता की प्रक्रिया में रुकावट आ सकती है। फलतः उन्होंने आयरिश होम रूल जैसे आंदोलन के द्वारा भारतीय दशा में सुधार लाने की वकालत शुरू कर दी। उन्होंने यहाँ तक कहा कि संकट के इन क्षणों में हमें ब्रिटेन का सहयोग करना चाहिए। छठा देखिए, आपको 1893 में आयरलैंड की थियोसोफिकल महिला एनी बेसेंट भारत आई थी। 1893 में प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत उन्होंने भी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन देने हेतु आयरिश होम रूल लीग के नमूने पर भारत में आंदोलन आरंभ करने का निर्णय किया। इस लीग के माध्यम से वे अपने विचारों को जनता में प्रसारित कर अपना कार्यक्षेत्र बढ़ाना चाहते थे। लीग देखिए, बाल गंगाधर तिलक तथा एनी बेसेंट दोनों की होम रूल लीग ने एनी बेसेंट दोनों की होम रूल लीग ने यह महसूस किया कि आंदोलन की सफलता उदारवादियों के नेतृत्व वाली कांग्रेस के साथ ही अतिवादी राष्ट्रवादी का भी समर्थन आवश्यक है। 1914 में नरमपंथी एवं अतिवादियों के मध्य समझौते के प्रयासों का असफल हो जाने के पश्चात बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट दोनों ने स्वयं के प्रयासों से राजनीतिक गतिविधियों को जीवंत करने का निश्चय किया। 1915 के प्रारंभ से एनी बेसेंट ने भारत एवं अन्य उपनिदेशों में स्वशासन की स्थापना हेतु अभियान प्रारंभ कर दिया। उन्होंने जनसभाएं आयोजित की तथा न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ नामक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। इन पत्रों के माध्यम से उन्होंने अंग्रेज सरकार के सम्मुख भारत में स्वशासन की स्थापना की मांग को दृढ़ता के साथ उठाया। 1915 कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में तिलक एवं एनी बेसेंट को अपने प्रयासों में थोड़ा सफलता मिली। इस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि उग्रवादियों को पुनः कांग्रेस में सम्मिलित किया जाएगा। यद्यपि एनी बेसेंट प्रारंभ में अपने इस प्रयास में सफल नहीं हो सकी थी। अधिवेशन में एनी बेसेंट अपनी होम रूल लीग योजना के लिए कांग्रेस का समर्थन प्राप्त करने में असफल है, किंतु कांग्रेस शिक्षा के माध्यम से राजनीतिक मांगों का प्रचार प्रसार करने तथा स्थानीय कांग्रेस कमेटियों को पुनः सक्रिय करने पर अवश्य सहमत हो गई। इसके पश्चात एनी बेसेंट ने कांग्रेस की स्वीकृति प्राप्त होने का इंतजार न करते हुए स्वयं के प्रयासों से होम रूल लीग के कार्यों को आगे बढ़ाने का निर्णय किया। उन्होंने घोषित किया कि चूंकि कांग्रेस ने उनकी लीग को स्वीकृति प्रदान करने में अनिवार्य कदम नहीं उठाए हैं, फलतः लीग के माध्यम से वे अपने उद्देश्यों को स्वयं प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है। बाल गंगाधर तिलक तथा एनी बेसेंट ने किसी प्रकार के आपसी टकराव की संभावना दूर करने के लिए पृथक लीग स्थापित करने का निर्णय लिया। हाँ, फिर देखिए, जैसा कि एनी बेसेंट ने कहा कि तिलक के कुछ समर्थक उनके साथ सामान्य महसूस नहीं करते थे और साथ ही उनके कुछ समर्थक तिलक के साथ समान नहीं महसूस करते थे। हालांकि दोनों लीग ने अपने विशिष्ट क्षेत्रों तक अपने कार्यों को सीमित करके अपने प्रयासों में सहयोग किया। उन्होंने जहाँ तक संभव हुआ एक दूसरे का सहयोग किया। देखिए, तिलक की होम रूल लीग यहाँ पर देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने अपनी इंडियन होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 में की। तिलक ने अपनी पहली होम रूल मीटिंग बेलगाम में की। पुणे उनकी लीग का मुख्यालय था। इसकी शाखा महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बरार में खोली गई। इसे 6 शाखाओं में संगठित किया गया। स्वराज की मांग, भाषाई प्रांतों की स्थापना तथा शिक्षा के प्रचार प्रसार को लीग ने अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया। बेसेंट की होम रूल लीग देखिए, एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 मद्रास अब चेन्नई में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की घोषणा की। मद्रास के अतिरिक्त लगभग पूरे भारत में इसकी शाखाएं खोली गई। इसकी लगभग 200 शाखाएं थी। जॉर्ज अरुंडेल को लीग का संगठन सचिव नियुक्त किया गया। यद्यपि बेसेंट की लीग का संगठन तिलक की होम रूल लीग की तुलना में कमजोर था, किंतु इसके सदस्यों की संख्या काफी बड़ी थी। बेसेंट की लीग में आपको अरुंडेल के अलावा BM वाडिया एवं CP रामास्वामी अय्यर ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब होम रूल लीग आंदोलन के कार्यक्रम देखिए यहाँ पर। होम रूल लीग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनमानस को होम रूल अर्थात स्वशासन के वास्तविक अर्थ से परिचित कराना था। इसने भारत को राजनीतिक रूप से जागृत करने के पिछले सभी आंदोलनों के पीछे छोड़ देता भारत के राजनीतिक दृष्टिकोण से पिछले क्षेत्रों जैसे गुजरात एवं सिंध तक अपनी पैठ बनाई। आंदोलन उद्देश्य पुस्तकालय एवं अध्ययन कक्षों जिसमें राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित पुस्तकों का संग्रह होता, जनसभा एवं सम्मेलनों का आयोजन कर भारतीय आपको राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना था। इसके लिए लीग ने
इसके लिए देखिए इसके लिए लीग ने समाचार पत्र और राजनीतिक विषयों पर विद्यार्थियों कक्षाओं का आयोजन पैम्फलेट्स पोस्टर देखिए पोस्ट कार्ड नाटकों तथा धार्मिक गीतों जैसे माध्यमों को भी अपने प्रयासों में सम्मिलित किया। लीग ने अपने उद्देश्यों की सफलता के कोष बनाया तथा धन एकत्र किया। देखिए सामाजिक कार्यों का आयोजन किया गया था। स्थानीय प्रशासन के कार्यों में भागीदारी निभाई। लीग ने स्थानीय कार्यों के माध्यम से बहुसंख्यक भारतीयों से जुड़ने का प्रयास किया। 1917 की रूसी क्रांति से भी लीग के कार्यों में सहायता मिली। अनेक प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं ने लीग की सदस्यता ग्रहण की जिनमें मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, भोला भाई देसाई, चित्तरंजन दास, के एम मुंशी, बी चक्रवर्ती, सैफुद्दीन फिचलू, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर संप्रभु एवं लाला लाजपत राय प्रमुख थे। इनमें से कुछ नेताओं को एनी बेसेंट की लीग की स्थानीय शाखाओं का प्रमुख नियुक्त किया गया। अनेक यहाँ शाखाओं के प्रमुख नियुक्त किया गया। अनेक अतिवादी राष्ट्रवादी जिनका कांग्रेस देखिए अनेक अतिवादी राष्ट्रवादी जिनका कांग्रेस की कार्यप्रणाली से मोह भंग हो चुका था, होम रूल लीग आंदोलन में शामिल हो गए। होम रूल लीग आंदोलन में आपको शामिल हो गए। गोपाल कृष्ण गोखले की सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के अन्य सदस्यों ने भी आंदोलन की सदस्यता ग्रहण कर ली। फिर भी एंग्लो इंडियंस आंग्ल भारतीय बहुसंख्यक मुसलमान तथा दक्षिण भारत की गैर ब्राह्मण जातियां इस आंदोलन से दूर नहीं रही, क्योंकि उनका विश्वास था कि होम रूल का तात्पर्य हिंदू मुख्यतः उन जातियों के शासन से है। देखिए यहाँ पर लीग के प्रति सरकार का रुख यहाँ देखिए सरकार ने लीग के समर्थकों पर कई समर्थकों पर कड़ी कार्रवाई की तथा लीग के कार्यक्रमों को रोकने के दमन का सहारा लिया। मद्रास में सरकार ने छात्रों पर कठोर कार्रवाई की तथा राजनीतिक सभाओं में उनके भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बाल गंगाधर तिलक के विरुद्ध न्यायालय मुकदमा दायर किया गया। उनके पंजाब एवं दिल्ली में प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई। जून 1917 में एनी बेसेंट एवं उनके सहयोगियों बीपी वाडिया एवं जॉर्ज अरुंडेल को गिरफ्तार कर लिया गया। इन गिरफ्तारियों के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी प्रतिक्रिया अत्यंत नाटकीय ढंग से सर एम सुब्रमण्यम अय्यर ने अपनी सर्क उपाधि त्याग दिया। तिलक ने सरकारी दमन के विरोध में अहिंसात्मक प्रतिरोध कार्यक्रम प्रारंभ करने की वकालत की। सरकार को विश्वास था कि इन कार्यक्रमों से होम रूल आंदोलन स्वतः समाप्त हो जाएगा, किंतु इसका उल्टा प्रभाव पड़ा। सरकारी कुचक्र के विरुद्ध आंदोलनकारी और अधिक संगठित हो गए। अन्य राष्ट्रवादी इसमें शामिल हो गए। तिलक ने घोषणा की यदि एनी बेसेंट को रिहा नहीं किया गया तो भारतीय जनता सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह करेगी। 20 अगस्त 1917 को भारत सचिव E.S. मॉन्टेग्यू देखिए 20 अगस्त 1917 को भारत सचिव E.S. मॉन्टेग्यू के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि युद्ध के बाद भारत में स्वायत्त संस्थाओं के क्रमिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। सरकार ने भी सितंबर 1917 में एनी बेसेंट को जेल से रिहा कर दिया गया। सरकार ने भी सितंबर 1917 में एनी बेसेंट जेल से रिहा कर दिया। इसके पश्चात होम रूल लीग आंदोलन से स्थगित कर दिया गया। क्या कारण था कि 1919 तक आते आंदोलन धीमा पड़ गया। देखिए 1919 तक आते होम रूल लीग आंदोलन का उन्माद ठंडा पड़ने लगा। इसके पीछे कई कारण थे जो इस प्रकार थे। पर आंदोलन में प्रभावी संगठन का अभाव था। दूसरा 1918 में हुए सांप्रदायिक दंगों का आंदोलन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। तीसरा देखिए यहाँ पर क्या एनी बेसेंट की गिरफ्तारी के पश्चात कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने वाली उदारवादी सरकार द्वारा सुधारों का आश्वासन देता बेसेंट को जेल से रिहा करने पर संतुष्ट हो गए। एनी बेसेंट स्वयं सुधारों की घोषणा के पश्चात लीग की उपयोगिता को लेकर असमंजस में थी। चौथा देखिए आंदोलन में अतिवादियों द्वारा सितंबर 1918 में अहिंसात्मक प्रतिरोध का सिद्धांत अपनाए जाने की बात से नरमपंथी आंदोलन से पृथक होने लगे। 1918 के पश्चात तो उनकी भागीदारी बिल्कुल नाम मात्र की रह गई। पांचवा देखिए यहाँ पर क्या जुलाई 1918 में मॉन्टेग्यू सुधारों के सार्वजनिक होने से राष्ट्रवादियों में आपसी मतभेद पैदा हो गए तथा सैद्धांतिक आधार पर विभाजित होने लगे। अब सितंबर 1918 में लाइबेर मामले जो वेलेटाइन सिरोल के खिलाफ गंगाधर तिलक ने दायर किया था। जैसा कि उनकी पुस्तक इंडियन अर्नेस्ट ने तिलक को भारत की उग्रवादी राजनीति का जनक कहा गया था। देखिए जैसा कि उनकी पुस्तक इंडियन अर्नेस्ट ने सितंबर 1918 में
लाइबेल मामले जो वैलेंटाइन सिरोर के खिलाफ गंगाधर तिलक ने दायर किया था। जैसा कि उनकी पुस्तक इंडियन अर्नेस्ट ने तिलक को भारत की उग्रवादी मतलब ये जो आपको पुस्तक है वैलेंटाइन सिरोर की पुस्तक इंडियन अर्नेस्ट ने तिलक को भारत की उग्रवादी राजनीति का जनक कहा गया था। के सिलसिले में तिलक विदेश से चले गए जबकि सुधारों के संबंध व्यक्तिगत प्रतिक्रिया एवं अहिंसात्मक प्रतिरोध के मुद्दे पर एनी बेसेंट विचित हो गई। बेसेंट द्वारा आंदोलन के सुयोग नेतृत्व प्रदान कर पाने की अक्षमता बेसेंट द्वारा आंदोलन के सुयोग नेतृत्व प्रदान कर पाने की अक्षमता और उनके मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के आश्वासन से संतुष्ट होने पर होम रूल लीग आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया। महात्मा गांधी के उत्थान और उनकी सत्याग्रह अहिंसा एवं सविनय अवज्ञा युक्तियों को जन समर्थन आंदोलन महात्मा गांधी के उत्थान और उनकी सत्याग्रह अहिंसा एवं सविनय अवज्ञा युक्तियों को जन समर्थन ने आंदोलन होम रूल को निष्प्राण कर दिया। मॉन्टेग्यू घोषणा के पश्चात लीग अपने आंदोलन के विस्तार को बंद करने पर असहमत हो गया। हालांकि गांधी ने ब्रिटिश अत्याचार के खिलाफ लड़ाई में 1920 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच का प्रयोग नहीं किया था, लेकिन वे होम रूल लीग से घनिष्ठता से जुड़े थे। फिर भी उन्होंने होम रूल लीग की सदस्यता स्वीकार नहीं की। निरंतर निवेदन करने पर गांधी ने अप्रैल 1920 में होम रूल की अध्यक्षता स्वीकार कर ली और अक्टूबर 1920 में बॉम्बे उन्होंने उसका नाम बदलकर स्वराज सभा कर दिया और अहिंसा पद्धति एवं स्वराज प्राप्ति के लक्ष्य को शामिल करने के लिए इसके संविधान में परिवर्तन किया। होम रूल लीग आंदोलन को प्रारंभ किया। होम रूल लीग तथा असमता संबंध गतिविधियों ने कुछ सकारात्मक प्रभाव डाले और आने वाले वर्षों में आपको स्वतंत्रता संघर्ष को एक नई दिशा देने में योगदान किया, जो इस प्रकार आपराधिक आंदोलन केवल शिक्षित वर्ग के स्थान पर जनसम्मान की महत्ता को प्रतिपादित किया। सुधारवादियों द्वारा तय किए गए स्वतंत्र आंदोलन की मानचित्रावली को अस्थायी तौर पर परिवर्तित कर दिया। दूसरा देखिए इसने देश एवं शहरों के मध्य सांगठनिक संपर्क स्थापित किया। आंदोलन की उपलब्धि बाद के वर्षों में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ। विशेषकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के चरम उत्कर्ष में देश के हर शहर ने सक्रिय भूमिका निभाई, जो इस आंदोलन के सांगठनिक स्वरूप की देन ही थी। तीसरा देखिए आपको आंदोलन आपको जुझारू राष्ट्रवादियों की एक नई पीढ़ी को जन्म दिया। चौथा, उसने भारतीय जन समुदाय को राजनीति के गांधीवादी आदर्शों के प्रयोग हेतु प्रशिक्षित किया। पांचवा, अगस्त 1917 में मॉन्टेग्यू की घोषणा था चेम्सफोर्ड। देखिए अगस्त 1917 में आपको मॉन्टेग्यू की घोषणा था अगस्त 1917 में आपको मॉन्टेग्यू की घोषणा था अगस्त 1917 में आपको मॉन्टेग्यू की घोषणा था मोंटफोर्ड सुधार काफ़ी हद तक होम रूल लीग आंदोलन से प्रभावित थे। देखिए यहाँ पर क्या है कि अगस्त 1917 में आपको मॉन्टेग्यू की घोषणा था मोंटफोर्ड सुधार काफ़ी हद तक होम रूल लीग आंदोलन से प्रभावित थे। छठा देखिए तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में नरम दर के राष्ट्रवादियों के मध्य समझौते होने में अत्यंत सहायता मिली। लीग के नेताओं का यह आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन प्रक्रिया में मील का पत्थर था। सातवां क्या है कि होम रूल लीग आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा एवं नया आयाम प्रदान किया। देखिए यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 अतिवादियों को कांग्रेस में पुनः प्रवेश। देखिए यहाँ पर 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता उदारवादी नेता अंबिकाचरण मजूमदार ने की। इस अधिवेशन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी ग्रामदर अतिवादियों में कांग्रेस में पुनः प्रवेश। इसके कई कारण थे। पुराने विवाद अब अप्रासंगिक या अर्थहीन हो गए थे। दूसरा उदारवादी तो अतिवादी दोनों ने यह महसूस किया कि विभाजन से राष्ट्रीय आंदोलन की राजनीतिक प्रक्रिया अवरुद्ध हो रही है। तीसरा एनी बेसेंट तिलक ने दोनों दलों में एकता के अथक एवं सराहनीय प्रयास किए। उदारवादी की भावनाओं को सम्मान देते तिलक ने घोषित किया कि वे भारत प्रशासनिक सुधारों के पक्षधर हैं, ना कि देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916। देखिए अतिवादियों का कांग्रेस में पुनः प्रवेश तो आपको यहाँ तक हो चुका था। इसमें देखिए क्या कि 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता उदारवादी नेता अंबिकाचरण मजूमदार ने की। इस अधिवेशन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी ग्रामदर अतिवादियों का कांग्रेस में पुनः प्रवेश। इसके कई कारण थे।
पड़ा। पुराने विवाद अब अप्रासंगिक या अर्थहीन हो गए थे। दूसरा, उदारवादियों तथा अतिवाद उदारवादी तथा अतिवादियों ने दोनों ने यह महसूस किया कि विभाजन से राष्ट्रीय आंदोलन की राजनीतिक प्रक्रिया अवरुद्ध हो रही है। तीसरा देखिए, एनी बेसेंट तथा बाल गंगाधर तिलक ने दोनों दलों में एकता का अथक एवं सराहनीय प्रयास किए थे। उदारवादियों की भावनाओं को सम्मान देते हुए तिलक ने घोषित किया कि वे भारत में प्रशासनिक सुधारों के पक्षधर हैं, न कि पूरी ब्रिटिश सरकार को हटाए जाने के। उन्होंने हिंसात्मक तरीकों को न अपनाए जाने की भी वकालत भी की। चौथा देखिए, उदारवादी नेता फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हो जाने से कांग्रेस के दोनों दलों में एकता का मार्ग प्रशस्त हुआ, क्योंकि वे उग्रवादियों के कट्टर विरोधी थे तथा किसी भी हालत में उग्रवादियों से एकता नहीं चाहते थे। अब कांग्रेस था मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता देखिए। कांग्रेस था मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता यहाँ देखिए। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता। इस अधिवेशन में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग एक दूसरे के करीब आ गए था। दोनों ने सरकार के समक्ष अपनी समान मांगें प्रस्तुत की। कांग्रेस एवं लीग के मध्य समझौता और भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस समय युवा क्रांतिकारी मुस्लिम लीग की अच्छी पकड़ थी। फलतः लीग के कांग्रेस के समीप आने से कांग्रेस के समाजवाद विरोधी अभियान को और भी गति मिल गई। मुस्लिम लीग के रवैये में परिवर्तन। मुस्लिम लीग के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समीप आने के कई कारण थे। पड़ा 1912 के बाल्कन युद्ध में ब्रिटेन ने तुर्की की सहायता से इनकार कर दिया। इस युद्ध के कारण यूरोप में तुर्की की शक्ति छीन हो गया था, उसका सीमा क्षेत्र संकुचित हो गया। उस समय तुर्की के शासक का दावा था कि वह सभी मुसलमानों का खलीफा या प्रधान है। भारतीय मुसलमानों की सहानुभूति तुर्की के साथ थी। ब्रिटेन द्वारा युद्ध में तुर्की को सहयोग न दिए जाने से भारतीय मुसलमान रुष्ट हो गए। फलतः मुस्लिम लीग ने कांग्रेस से सहयोग करने का निश्चय किया, जो ब्रिटेन के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन चला रही थी। अब दूसरा देखिए, बंगाल विभाजन को रद्द किए जाने के सरकारी निर्णय से उन मुसलमानों को घोर निराशा हुई जिन्होंने 1905 ईस्वी विभाजन का जोरदार समर्थन किया था। तीसरा देखिए, ब्रिटिश सरकार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना एवं उसे सरकारी सहायता दिए जाने से इनकार करने पर शिक्षित मुसलमान रुष्ट हो गए। चौथा आपको देखिए, मुस्लिम लीग के तरुण समर्थक धीरे धीरे सशक्त राष्ट्रवादी राजनीति की ओर उन्मुख हो रहे थे। उन्होंने अलीगढ़ स्कूल के सिद्धांत को उभारने का प्रयत्न किया। 1912 में लीग का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने निश्चय किया कि वह भारत के अनुकूल स्वशासन की स्थापना में किसी अन्य समूह या दल को सहयोग कर सकता है, बशर्ते वह भारतीय मुसलमानों के हितों पर कुठाराघात न करे, उनके हित सुरक्षित बने रह सके। इस प्रकार कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के स्वशासन की अवधारणा समान हो गई तथा इससे उन्हें पास आने में सहायता मिली। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार की दमनकारी नीतियों से युवा मुसलमानों में भय का वातावरण व्याप्त हो गया। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के पत्र, अल हिलादा मोहम्मद अली के पत्र, कामरेड को सरकारी दमन का निशाना बनना पड़ा। और वहीं दूसरी ओर अली बंधु मौलाना आजाद हसरत मोहानी को नजरबंद कर दिया गया। सरकार की नीतियों से युवा मुसलमानों, विशेषकर लीग के युवा सदस्यों में समाजवाद विरोधी भावना जागृत हो गई था। वे उपनिवेशी शासन का समूल नष्ट करने तो अवसर की तलाश करने लगे। लखनऊ समझौता के प्रावधान उपयुक्त कारकों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग में एकीकरण को संभव बना दिया। कांग्रेस एवं लीग में इस समझौते को लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के मुख्य प्रावधान इस प्रकार थे। कांग्रेस उत्तरदायी शासन की मांग को लीग ने स्वीकार कर लिया। दूसरा, कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की मुसलमानों के प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था की मांग को स्वीकार कर। तीसरा, प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा में निर्वाचित भारतीय सदस्यों की संख्या का एक निश्चित भाग मुसलमानों को आरक्षित कर दिया गया। पंजाब में 50%, बंगाल में 40%, बम्बई से सिंध में 33%, यूपी में 30%, बिहार में 25%, मध्य प्रदेश में 15%, मद्रास में 15% सीटें मुस्लिम लीग को दे दी गई।
केंद्रीय अब हम क्या चौथा केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में कुल निर्वाचित भारतीय सदस्यों का 1/9 भाग मुसलमानों को आरक्षित किया गया था। इनके निर्वाचन हेतु सांप्रदायिक चुनाव व्यवस्था स्वीकार की गई। प्रधान देखिए यह निश्चित किया गया यदि किसी सभा में कोई प्रस्ताव किसी संप्रदाय के हितों के विरुद्ध हो तथा चार सदस्य उस आधार पर उसका विरोध करें तो उसे पास नहीं किया जाएगा। समझौते की प्रकृति देखिए एकीकरण के फलस्वरूप जहाँ एक मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ सरकार को संयुक्त संवैधानिक मांगों का प्रस्ताव पेश करने पर सहमत हो गई, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन व्यवस्था की मांग को स्वीकार कर लिया। समझौते के पश्चात कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने सरकार के समक्ष अपनी संयुक्त मांगें पेश की, जो इस प्रकार था। पहले को सरकार भारत को उत्तरदायित्वपूर्ण शासन देने की इसी घोषणा करे। दूसरा को प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में निर्वाचित भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाए तथा उन्हें और अधिक अधिकार प्रदान किए जाए। वायसराय के देखिए वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में आधे सदस्य भारतीय हों। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में आधे सदस्य भारतीय हो। विधान परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए। विधान परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए। भारत सचिव का वेतन ब्रिटिश राजकोष से दिया जाना चाहिए, ना कि भारतीय कोष से। भारत सचिव का वेतन ब्रिटिश राजकोष से दिया जाना चाहिए, ना कि भारतीय कोष से। अब यहाँ पर क्या प्रमुख विचार देखिए यहाँ पर 10 वर्षों की पीड़ादायक अलगाव और गलतफहमी के धातु में परिभ्रमण तथा दुखद विवादों के पश्चात कांग्रेस के दोनों गुटों ने यह सच्चाई महसूस की कि एकता में शक्ति तथा विभाजन में विनाश है। ये बात अंबिका शर्मा मजूमदार ने 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ आयोजित वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष में कहा था। अब देखिए समझौते की आलोचना देखिए लखनऊ के ऐतिहासिक समझौते के फलस्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक संयुक्त मंच का गठन तो कर लिया, किंतु इसके समझौता प्रावधानों के निर्धारण में दूरदर्शिता का पूर्ण अभाव परिलक्षित हुआ। कांग्रेस द्वारा लीग की प्रस्तावित लीग की प्रस्तावित सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को स्वीकार कर लिए जाने से एक समान मंच तथा राजनीति की दो अलग अलग दिशाओं का युग प्रारंभ हुआ। यह प्रावधान यह प्रावधान देखिए यहाँ पर क्या यह प्रावधान द्विराष्ट्र सिद्धांत की अवधारणा का अनुकूल था। इसके अतिरिक्त लखनऊ समझौते में कांग्रेस और लीग के नेताओं ने आपस में एकता की व्यवस्था तो कर ली थी, किंतु हिंदू तथा मुसलमान दोनों संप्रदाय के लोगों को साथ लाने के कोई प्रयास नहीं किए गए। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति के विवादास्पद प्रावधानों को छोड़ दिया जाए तो इस व्यवस्था से यह लाभ हुआ कि अल्पसंख्यकों के मन से बहुसंख्यक हिंदुओं का भय दूर हो गया। समझौते के पश्चात मुसलमान यह मानने लगे कि उनके हितों का अब हिंदुओं से कोई खतरा नहीं रहा। दूसरा समझौते से भारतीयों में एकता की नई भावना का विकास हुआ। इसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की ताकत मिली। समझौते के पश्चात स्थापित हुई एकता को सरकार ने महसूस किया था। उसने भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना हेतु प्रयास किए। इसी के फलस्वरूप अगस्त 1970 में आपको मांटेग्यू घोषणा सार्वजनिक की गई। अब की मांटेग्यू घोषणा अगस्त 1970 के भारत आपको यहाँ पर जो कहा गया मांटेग्यू भारतीय राष्ट्र सचिव थे। इस पद पर नियुक्त होने के कुछ समय पश्चात मांटेग्यू 20 अगस्त 1970 को कॉमन्स असम ब्रिटिश सरकार को देश पर एक महत्वपूर्ण घोषणा की। महामहिम सम्राट की सरकार की नीति जिससे भारत सरकार की पूर्ण सहमत है यह है कि भारतीय शासन के प्रत्येक विभाग में भारतीयों की भागीदारी उत्तरोत्तर बढ़े तथा स्वशासित संस्थाओं का धीरे विकास हो, जिससे अधिकाधिक प्रगति करते भारत में उत्तरदायी प्रणाली की स्थापना होता है। यह ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में आगे बढ़े। उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम अतिशीघ्र लिया जाए। मैं इस विषय पर स्पष्ट कर दूं कि यह प्रगति क्रमबद्ध चरणों में ही संभव है। ब्रिटिश सरकार और भारत सरकार जिन पर भारत के लोगों की भलाई और उन्नति का उत्तरदायित्व है वे ही समय तक प्रत्येक उन्नति की मात्रा को सुनिश्चित करेंगे और यह उनके सहयोग पर निर्भर करेगा और यह उनके सहयोग पर निर्भर होगा जो अब सेवा का अवसर प्राप्त करेंगे अथवा जिस सीमा तक वे उस विश्वास को निभाएंगे जो उनकी उत्तरदायित्व की चेतना पर किया जा सकता है। अब के मांटेग्यू घोषणा का मतलब देखिए इस घोषणा से राष्ट्रवादियों को स्वशासन या होम रूल की मांग के संबंध में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई। घोषणा के पश्चात भारत में स्वशासन की स्थापना की मांग में विप्लव या विद्रोह की संभावना समाप्त हो गई, क्योंकि सरकार ने उसे अपनी नीतियों में सम्मिलित कर लिया। इसे 1909 में आपको मार्ले द्वारा की गई घोषणा से उत्पन्न असंतोष एवं रोष भी समाप्त हो गया। अब भारतीयों का आपत्ति देखिए उक्त उपलब्धियों के साथ ही भारतीय नेताओं की घोषणाओं के संबंध में दो आपत्तियां भी थी, पर जो इस प्रकार घोषणा में उत्तरदायी शासन की स्थापना कोई निश्चित समय सीमा नहीं दी गई तथा उत्तरदायी शासन की प्रकृति और प्रगति के संबंध में निश्चय करने का अधिकार केवल सरकार को था। इस बात से भारतीय असंतुष्ट। उसका मानना था कि भारतीयों के अच्छे या बुरे का निर्णय करने
का अधिकार केवल सरकार को नहीं अपितु इस प्रक्रिया में भारतीयों को भी सहभागी बनाया जाना चाहिए। अब यहाँ पर सारा देखिए आप क्या कि होम रूल देखिए, होम रूल लीग आंदोलन देखिए, होम रूल लीग आंदोलन यहाँ पर देखिए होम रूल लीग आंदोलन देखिए आप, ये होम रूल लीग आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात उत्पन्न हुई परिस्थितियों में एक प्रभावशाली प्रतिक्रिया के रूप में प्रारंभ हुआ। आयरलैंड के होम रूल देखिए, आयरलैंड के होम रूल लीग की आयरलैंड के होम रूल लीग की तर्ज पर इसे भारत में एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने प्रारंभ किया। आंदोलन प्रारंभ होने में सहायक कारक देखिए, अपराध देखिए आपके राष्ट्रवादियों के एक वर्ग का यह विश्वास कि सरकार का ध्यान आकर्षित करने हेतु उस पर दबाव डालना आवश्यक है। दूसरा मार्ले मिंटो सुधार से मोह भंग होना। अब दूसरा देखिए मार्ले मिंटो सुधार से मोह भंग होना। तीसरा आपको देखिए युद्धोपरांत भारतीयों तीसरा देखिए आपको युद्धोपरांत भारतीयों पर आरोपित आर्थिक बोझ से त्रस्त भारतीय किसी देखिए युद्धोपरांत भारतीयों पर आरोपित आर्थिक बोझ एवं त्रस्त भारतीय किसी भी आंदोलन में भाग लेने हेतु तत्पर थे। चौथा आपको देखिए बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने तत्कालीन परिस्थितियों में योग नेतृत्व प्रदान किया। पांचवा आपको देखिए प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की समाजवादी मंशा को उजागर होना। आपको देखिए आंदोलन उद्देश्य देखिए क्या आंदोलन उद्देश्य आपको देखिए आंदोलन का उद्देश्य देखिए आपका क्या होम रूल आंदोलन उद्देश्य क्या होम रूल या स्वशासन की अवधारणा से भारत को परिचित करना। तिलक की होम रूल लीग देखिए, तिलक ने अप्रैल 1916 में इसकी स्थापना की। इसकी शाखाएं महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बरार में खोली गई। इसे 6 शाखाओं में संगठित किया गया। एनी बेसेंट की होम रूल लीग देखिए, एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 मद्रास में इसकी स्थापना की। शेष भारत में इसकी लगभग 200 शाखाएं खोली गई। कालांतर में कई अन्य नेता होम रूल लीग आंदोलन से जुड़ गए, जिनमें नरमपंथी कांग्रेसी भी थे। आंदोलन की विधियां देखिए क्या जनसभाओं का आयोजन परिचर्चा आयोजित करना, पुरस्कार एवं अध्ययन कक्षाओं का स्थापना, सम्मेलनों का आयोजन, विद्यार्थियों कक्षा आयोजित करना, समाचार पत्र, पोस्ट कार्ड एवं नाटकों के माध्यम से भारतीय जनमानस को होम रूल अर्थात स्वशासन के वास्तविक अर्थों से परिचित करना। होम रूल के आंदोलन के प्रति सरकार वर्ग का रुख देखिए, दमनात्मक कार्रवाई, राजनीतिक सभाओं पर प्रतिबंध, तिलक एवं एनी बेसेंट का प्रमुखतः राजनीतिक गिरफ्तार इत्यादि। आंदोलन ऊपर ध्यान रखिए, भारतीयों में चेतना का प्रसार, देश एवं शहरों के बीच सांगठनिक संपर्क की स्थापना, जुझारू राष्ट्रवादियों की नई पीढ़ी का निर्माण, उग्रवादी एवं नरमपंथियों के मध्य पुनः एकीकरण को प्रोत्साहन, जिसके फलस्वरूप 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के दोनों दलों में एकता का मार्ग प्रशस्त हुआ। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 देखिए यहाँ पे क्या उग्रवादी पुनः कांग्रेस में सम्मिलित हुआ। कांग्रेस से मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ से समझौता हुआ। फिर आपको यहाँ पे क्या कि कांग्रेस से मुस्लिम लीग का संयुक्त घोषणा पत्र हुआ। कांग्रेस व मुस्लिम लीग की पृथक प्रतिनिधित्व की प्रति कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग की पृथक प्रतिनिधित्व की भांति स्वीकार की गई। कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग की पृथक प्रतिनिधित्व की भांति कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग की पृथक प्रतिनिधित्व की मांग स्वीकार की गई। इसके भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में दूरगामी परिणाम हुए। मॉन्टेग्यू घोषणा का मत देखिए, भारतीयों के लिए एक मिनट देखिए यहाँ पर क्या भारतीयों के लिए मॉन्टेग्यू की घोषणा यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिखा हुआ नहीं है, छोड़ दीजिए, आगे चलिए यहाँ पर देखिए इकाई 7 देखिए यहाँ पर जन राष्ट्रवाद के युग का शुभारंभ 1939 अध्याय 15 से 21 अध्याय 15 देखिए। इकाई 7 देखिए जन राष्ट्रवाद के युग का शुभारंभ 1919 से 1939 तक अध्याय 15 से 21 अध्याय 15 में यहाँ पर गांधी का अभ्युदय देखते हैं। देखिए अब प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर विभिन्न शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ। युद्धोपरांत भारत में राष्ट्रवादी गतिविधियां पुनः प्रारंभ हो गई, लेकिन एशिया एवं अफ्रीका के अन्य उपनिवेश भी युद्ध के प्रभाव से अछूते नहीं रहे और इन उपनिवेशों में भी साम्राज्यवाद विरोधी शक्तियां सिर उठाने लगी। फिर देखिए ब्रिटिश शासन खिलाफ चल रहे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ने इस समय एक निर्णायक मोड़ लिया। इसका सबसे प्रमुख कारण था भारतीय राजनीतिक परिदृश्य पर महात्मा गांधी का अभ्युदय। राष्ट्रीय आंदोलन महात्मा गांधी के प्रवेश के बाद इसके जनाधार एवं लोकप्रियता में अपार वृद्धि हुई तथा यह संपूर्ण भारतीय जनमानस का आंदोलन बन गया।
राष्ट्रवाद के पुनर्जीवंत होने के कारण देखिए युद्धोपरांत भारत में उत्पन्न दशाओं और विदेशी प्रभावों ने ऐसी स्थिति उत्पन्न की जिससे विदेशी शासन के विरुद्ध एक राष्ट्रीय असंतोष को जन्म दिया। अब युद्धोपरांत उत्पन्न हुई आर्थिक कठिनाइयाँ आप देखिए भारत ने ब्रिटिश युद्ध में जान मार का योगदान किया। विभिन्न मोर्चों पर हजारों भारतीयों ने अपनी जान गंवाई। भारतीयों पर कर वृद्धि करके सेना के लिए खाद्य आपूर्ति और हथियारों की व्यवस्था की गई। जब युद्ध समाप्त हुआ भारतीय जनमानस का प्रत्येक वर्ग विभिन्न मोर्चों पर संकटों का सामना कर रहा था। उद्योग देखिए मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि, इसके पश्चात भारतीय उद्योगों में विदेशी पूंजी निवेश को प्रोत्साहन देने के कारण भारतीयों के स्वामित्व वाले उद्योगों में इसका काफी बुरा प्रभाव पड़ा। इसके फलस्वरूप कई उद्योग न केवल रुग्णता के शिकार, बर्बादी के शिकार, रुग्णता के शिकार हो गए बल्कि बंद भी हो गए। फलतः देखिए भारतीय उद्योगपति सरकार से सहायता था उनके उत्पादों के विरुद्ध आयात को बंद किए जाने की मांग करने लगे। दस्तकार और शिल्पकार की बात करते हैं। दस्तकार और शिल्पकार अंग्रेजी शासन के देखिए अंग्रेजी शासन कई कारण यह वर्ग बर्बाद हो गया। ये लोग जहाँ एक और भारी संख्या में रोजगार हो गए, वहीं दूसरी ओर महंगाई इन पर दोहरी मार पड़ी। कृषक देखिए यहाँ पर क्या किसान भारी कड़ा पोषण तथा निर्धनता से त्रस्त थे। ये किसी ऐसे अवसर की प्रतीक्षा में थे जिससे वे अपने विरोध स्वर को मुखरित कर सके। सैनिक यहाँ देखिए क्या विदेशों में नियुक्त भारतीय सैनिक युद्ध के पश्चात जब वापस आए तो उन्होंने अपने युद्ध के अनुभवों को भारतीय लोगों को सुनाया था। उन्हें साम्राज्यवाद का विरोध करने हेतु प्रोत्साहित किया। अपने देश वापस लौटने पर वे इस बात से आश्चर्यचकित थे कि वे आर्थिक रूप से नष्ट हो चुके हैं और उनकी स्वतंत्रता में पहले से अधिक कमी आई है। शिक्षित शहरी वर्ग देखिए यहाँ पर शिक्षित शहरी वर्ग यह वर्ग आपको बेरोजगारी की समस्या से बुरी तरह पीड़ित था और साथ ही साथ अंग्रेजों द्वारा नस्लवाद की भावना से भी आहत था। इन कठिनाइयों से भारतीयों का लगभग हर वर्ग त्रस्त था। ब्रिटिश शासकों की आक्रामकता ने इसे और बदतर बना दिया। फतः समाज का हर वर्ग आंदोलन में भागीदारी हेतु उद्यत हो उठा। युद्ध में सहयोग के बदले राजनीतिक लाभ की अपेक्षा देखिए यहाँ पर ब्रिटिश युद्ध में भारतीयों का योगदान बेहद व्यापक था, तथापि उन्हें इसके बदले में किसी प्रकार का लाभ नहीं मिला। गांधी जी एवं अधिकतर राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश युद्ध में व्यापक सहयोग किया और युद्ध मोर्चों पर बड़ी संख्या में भारतीय जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी। इससे युद्धोपरांत भारतीय ब्रिटिश सरकार से राजनीतिक लाभों की प्राप्ति की उच्च आकांक्षाएं थी और इसने भी देश में पुनः राष्ट्रवाद के वातावरण का सृजन किया। विश्वव्यापी समाज से राष्ट्रवादियों का मोह भंग होना। युद्ध में समेत सभी समाजवादी राष्ट्रवादियों ने अपने उपनिवेशों को विभिन्न आश्वासन दिए। उन्होंने विश्वास दिया कि युद्धोपरांत सभी उपनिवेशों को लोकतंत्र एवं आत्मनिर्णय का नया युग प्रारंभ किया जाएगा। युद्ध में समेत दोनों पक्षों ने एक दूसरे को कलंकित करने का भरपूर प्रयास किया। एक दूसरे के अत्याचार अवमाननीय कार्यों था। उपनिवेशवादिता शोषणात्मक ब्यूरो को सार्वजनिक किया, किंतु शीघ्र ही पेरिस शांति सम्मेलन कुछ अन्य तात्कालिक शांति सम्मेलनों ने समाजवादी की यह मंशा स्पष्ट हो गई कि वे अपने उपनिवेशों में अपनी पकड़ ढीली नहीं करना चाहते। इन सम्मेलनों में वे विजित उपनिवेशों को बांटने में जुट गए। युद्ध में अंग्रेजों की सांस्कृतिक श्रेष्ठता का मिथक टूट गया। इन सभी के परिणाम से युद्धोपरांत एशिया तथा अफ्रीका के विभिन्न देशों में यथा तुर्की, मिस्र, ईरान, अफगानिस्तान, बर्मा, मलाया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, हिंद, चीन तथा कोरिया इत्यादि उग्र राष्ट्रवादी गतिविधियां प्रारंभ हो गई। रूसी क्रांति प्रभाव देखिए 7 नवंबर 1917 को संपन्न हुई रूस की क्रांति में बोल्शेविक दल के समर्थकों ने रूस के निरंकुश स्वेच्छाचारी अत्याचारी जारशाही का समाप्त कर दिया था। व्लादिमीर इलिच यूरानोव या लेनिन के नेतृत्व में प्रथम समाजवादी राज्य सोवियत संघ की स्थापना की। सोवियत संघ ने शीघ्र ही सोवियत संघ ने आपको शीघ्र ही चीन तथा एशिया के अन्य भागों से जारशाही के समाजवादी अधिकारों को समाप्त करने की घोषणा की। जारशाही के अधीन सभी एशिया उपनिवेशों को आत्मनिर्णय का अधिकार देता, उनकी सीमाओं के साथ उन्हें सम्मान दर्जा प्रदान किया। इस क्रांति से यह बात सिद्ध हो गई कि जनसमूह की एकता में अपार शक्ति है तथा वह जार जैसी निष्ठुर महाशक्ति का समूल भी नष्ट कर सकती है। इस क्रांति से यह संदेश भी मिला है कि संगठित, संयुक्त एवं दृढ़ निश्चय जनसमूह किसी भी समाजवादी शासन को समाप्त कर सकता है। भारत में
देखिए भारत में अंग्रेज किसी प्रकार से शक्ति का बंटवारा नहीं चाहते तथा वे भारतीयों को प्रशासन में भागीदार बनाए जाने के किसी प्रयास के विरुद्ध थे। उनकी नीति भारतीयों को लालच या भ्रम में रखकर उन पर शासन करते रहने की थी। ब्रिटेन महायुद्ध के समय की राष्ट्रवादी क्रांतिकारी गतिविधियों से अत्यंत रुष्ट था तथा वह किसी प्रकार उन्हें भुलाने के तैयार न था। फलतः कांग्रेस के उदारवादियों को संतुष्ट करने को उसने एक और 1919 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार प्रस्तुत किए। वहीं दूसरी ओर क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए रोरेट एक्ट बनाया। मॉन्टेग्यू क्या किया, देखिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार और भारत सरकार अधिनियम 1919 देखिए यहाँ पर अगस्त घोषणा के पश्चात मॉन्टेग्यू के साथ एक उच्च स्तरीय दल समिति का अध्ययन करने भारत आया। दल के अध्ययन के आधार पर जुलाई 1918 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित की गई। यह रिपोर्ट 1919 के भारत सरकार अधिनियम का आधार बनी। इसी के आधार पर ब्रिटिश संसद 1919 में भारत को अपने प्रशासन के नया विधान बनाया जो 1921 में क्रियान्वित किया गया। 1919 का अधिनियम भारत के विकास में एक दौर का सूचक था जिसकी विशेषता थी उत्तरदायी शासन की प्रगति। भारत सरकार अधिनियम 1919 से बनाने के उत्तरदायी कारक देखिए। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 से कांग्रेस के नरम दल के सदस्य संतुष्ट नहीं हुए थे। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 से कांग्रेस के नरम दल के सदस्य संतुष्ट नहीं हुए थे। दूसरा के प्रथम महायुद्ध में भारतीयों ने अंग्रेजी सरकार को पूर्ण सहयोग दिया था। फलतः युद्धों उन्हें ऐसे किसी अधिनियम की आशा थी। तीसरा कांग्रेस लीग समझौता देखिए। चौथा क्या भारतीय द्वारा स्वशासन की तीव्र मांग देखिए। पांचवा आपको यहाँ पर क्या कि लॉर्ड मांटेगू जैसे उदार व्यक्ति का भारत सचिव पद पर नियुक्त होना इत्यादि। इस अधिनियम के पारित होने के समय मॉन्टेग्यू भारत सचिव तथा चेम्सफोर्ड वायसराय थे। इस अधिनियम के पारित होने के समय मॉन्टेग्यू भारत सचिव तथा चेम्सफोर्ड वायसराय थे। इसलिए इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या मॉन्टफोर्ड सुधार भी कहते हैं। अब देखिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की मुख्य विशेषताएं हम देखिए क्या कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की मुख्य धाराएं इस प्रकार थी। प्रांतीय सरकार द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत द्वैध शासन प्रणाली वर्ष 1919 का अधिनियम की सबसे मुख्य विशेषता थी। प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत। इस प्रणाली के जन्मदाता सर लियोनिल कॉटिस थे जिन्होंने सर भूपेंद्र नाथ बसु के लिए एक सत्र में इस व्यवस्था का स्पष्टीकरण किया था। इस व्यवस्था को लॉर्ड मांटेगू तथा चेम्सफोर्ड ने अपनाकर प्रांतीय सरकारों में पूर्ण स्थान दिया। इस प्रणाली के आधार पर प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद को दो भागों में विभक्त किया गया। पहले भाग में गवर्नर था उसकी कार्यकारिणी के सदस्य था। दूसरे भाग में गवर्नर था उसके मंत्रीगण थे। दूसरा प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभाजित किया गया। पहला आपको आरक्षित विषय था हस्तांतरित विषय देखिए। फिर आरक्षित विषयों में सभी महत्वपूर्ण विषय जैसे कानून एवं व्यवस्था, वित्त, भू राजस्व, सिंचाई, खनिज संसाधन इत्यादि समित थे तथा हस्तांतरित विषयों में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय प्रशासन, उद्योग, कृषि तथा आबकारी इत्यादि समित थे। आरक्षित विषयों का शासन गवर्नर अपनी कार्यकारी परिषद की सलाह से तथा हस्तांतरित विषयों का भारतीय मंत्रियों की सलाह से करता था। तीसरा देखिए आपको मंत्री व्यवस्थापकों के प्रति उत्तरदायित्व तथा यदि व्यवस्थापिका उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो उन्हें त्यागपत्र देना पड़ता था। जबकि गवर्नर कार्यकारी परिषद के सदस्य व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। चौथा प्रांतों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर गवर्नर राज्य के प्रशासन एवं हस्तांतरित विषयों का दायित्व अपने ऊपर ले सकता था। भारत सचिव का गवर्नर जनरल आवश्यकता पड़ने पर आरक्षित विषयों में हस्तक्षेप कर सकते थे किंतु हस्तांतरित विषयों में उन्हें हस्तक्षेप करने की शक्ति नहीं थी। व्यवस्थापिका यहाँ देखिए क्या कि व्यवस्थापिका प्राप्त को देखिए प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं की सदस्य संख्या में बहुत वृद्धि कर दी गई। इन सदस्यों में 70% सदस्य निर्वाचित होते थे। दूसरा मताधिकार में मताधिकारों को वृद्धि कर दी गई तथा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का और ज़्यादा विस्तार कर दिया गया। तीसरा कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया। चौथा आपको देखिए प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाएं किसी भी प्रस्ताव को प्रस्तुत कर सकती थी किंतु उसे पारित होने के लिए गवर्नर की सहमति अनिवार्य थी। गवर्नर को प्रस्तावों को स्वीकार करने तथा अध्यादेश जारी करने का अधिकार था।
पाँचवां व्यवस्थापिका देखिए व्यवस्थापिक पाँचवां को व्यवस्थापिका व्यवस्थापिका सभाओं के व्यवस्थापिका सभाओं के सदस्य बजट को अस्वीकार कर सकते थे, किंतु गवर्नर आवश्यक समझे तो सदस्यों की अनुमति के बिना भी उसे पास कर सकता था। छठा आपको देखिए सदस्यों को बोलने का अधिकार था, सदस्यों को बोलने का अधिकार था, स्वतंत्रता थी। सातवां को देखिए प्रांतीय परिषदों को अब विधान परिषदों की संज्ञा दी गई। अब केंद्र सरकार अनु उत्तरदायी शासन शासन की व्यवस्था यथावत कार्यपालिका। गवर्नर जनरल मुख्य कार्यपालिका अधिकारी था। सभी विषयों को दो भागों में बांटा गया। पहला को केंद्रीय दूसरा को प्रांतीय। गवर्नर प्रतिशत गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी में 8 सदस्यों में से तीन भारतीय नियुक्त किए गए। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 8 सदस्यों में से तीन भारतीय नियुक्त किए गए और उन्हें विधि शिक्षा श्रम स्वास्थ्य उद्योग विभाग में विधि शिक्षा श्रम स्वास्थ्य उद्योग विभाग सौंप दिए गए। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए क्या जो चौथा आपके यहाँ पर है प्रांतों के चौथा आपके यहाँ पर क्या कि देखिए प्रांतों के देखिए चौथा आपके यहाँ पर क्या प्रांतों के आर्थिक विषयों पर गवर्नर जनरल को पूर्ण अधिकार प्रांत है। चौथा पांचवा देखिए आप क्या गवर्नर जनरल को मांगो ग्रांट्स पर कटौती का अधिकार था। साथ ही वह केंद्रीय व्यवस्थापिका द्वारा अस्वीकार किए गए प्रस्ताव को पारित कर आदेश जारी कर सकता था। व्यवस्थापिका देखिए पर आपको केंद्रीय व्यवस्थापिका दूसरे संस्था बना दिया गया। पर आपको केंद्रीय विधानसभा तथा राज्य परिषद केंद्रीय विधानसभा निम्न सदन थी। केंद्रीय विधानसभा को निम्न सदन राज्य परिषद उच्च सदन थी। केंद्रीय विधानसभा की सदस्य संख्या 145 थी, जिसमें 104 निर्वाचित तथा 41 मनोनीत किए जाने की व्यवस्था थी। 104 निर्वाचित सदस्यों में से 52 समान है, 30 मुसलमान, 2 सिख तथा 20 विशेष सदस्य, जबकि उच्च सदन या राज्य परिषद की सदस्य संख्या 60 थी, जिसमें 26 मनोनीत एवं 34 निर्वाचित थे। 34 निर्वाचित सदस्यों में से 20 समान, 10 मुसलमान, 3 यूरोपीय और 1 सिख था। दूसरा देखिए राज्य परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का था। केवल पुरुष मेल ही इसके सदस्य बन सकते थे, जबकि केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल 3 वर्ष का था, परंतु इसे गवर्नर जनरल की इच्छा पर बढ़ाया भी जा सकता था। तीसरा देखिए आपको क्या सदस्य प्रश्न पूछ सकते थे, अनुपूरक मांगे प्रस्तुत कर सकते थे, स्थगन प्रस्ताव पास कर सकते थे, स्थगन प्रस्ताव ला सकते थे तथा बजट को अस्वीकार कर सकते थे, किंतु अभी बजट का 75% सदस्यों की सहमति के बिना भी पारित किया जा सकता था। चौथा कि कुछ भारतीय सदस्यों को सरकार की अस्थायी समिति जैसे वित्त समिति अथवा सार्वजनिक लेख समिति में नियुक्त किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 का देखिए भारत सरकार अधिनियम 1919 का मूल्यांकन देखिए यहाँ पर भारत सरकार अधिनियम 1919 का मूल्यांकन देखिए महत्व देखिए भारत सरकार अधिनियम 1919 का भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। उसने पहली बार प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के लिए बड़े पैमाने पर व्यवस्था की। इस व्यवस्था से देश के मतदाताओं में मत देने के लिए व्यवहारिक समझ विकसित हुई। दूसरा इसने भारत प्रांतीय स्वशासन तथा आंशिक रूप से ही सही उत्तरदायी शासन प्रणाली की व्यवस्था की। तीसरा आपको अधिनियम ने केंद्र में दूसरे व्यवस्थापिका की व्यवस्था की। चौथा आपको केंद्र में कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहले से तिगुना प्रतिनिधित्व दिया गया। पांचवा को देखिए भारत मंत्री के वेतन एवं भत्तों को भारतीय राजस्व के स्थान पर ब्रिटिश राजस्व से दिया जाने लगा। छठा पांचवा फिर देखिए भारत मंत्री के वेतन एवं भत्तों को भारतीय राजस्व का स्थान ब्रिटिश राजस्व से दिया जाने लगा। छठा आपको देखिए एक नए पदाधिकारी भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई। प्रमुख विचार यहाँ देखिए जब मंत्रिमंडल ने यहाँ पर जब कहा गया प्रमुख विचार देखिए जब मंत्रिमंडल उत्तरदायी शासन का उल्लेख किया तो समत वे 500 वर्ष पुराने समय के बारे में चिंतन कर रहे थे। ये लॉर्ड कर्जन ने कहा था। 1919 का अधिनियम भारतीयों के लिए बेड़ियों का नया जाल 1919 का अधिनियम भारतीयों के लिए बेड़ियों का नया जाल था। सुभाष चंद्र बोस ने कही थी। इन मोंटफोर्ड सुधार भविष्य में भी भारत का आर्थिक शोषण था उसे परतंत्र बनाए रखने की प्रक्रिया के ही अंग है। ये बात महात्मा गांधी ने कहा था। मोंटफोर्ड सुधार भविष्य में भी भारत का आर्थिक शोषण था उसे परतंत्र बनाए रखने की प्रक्रिया के अंग थे। ये बात महात्मा गांधी ने कहा था। मैं विकास मंत्री था किंतु मेरे अधीन वन विभाग नहीं था। मैं सिंचाई मंत्री था किंतु मेरे अधीन सिंचाई विभाग नहीं था। ये बात केवी रेड्डी ने मद्रास के मंत्री द्वैध शासन के दोषों के संबंध में कहा था। मैं विकास मंत्री था किंतु मेरे अधीन वन विभाग नहीं था। मैं सिंचाई मंत्री था किंतु मेरे अधीन सिंचाई विभाग ने थे। केवी रेड्डी मद्रास के मंत्री द्वैध शासन दोषों के संबंध में कहा था। अब देखिए दोष यहाँ क्या है। इस अधिनियम के अनेक कमियां या दोष थे जो इस प्रकार अपराध के मताधिकार बहुत सीमित था। दूसरा केंद्र में सदस्यों का गवर्नर जनरल एवं उसकी कार्यकारिणी परिषद पर कोई नियंत्रण नहीं था। तीसरा केंद्र में आपको विषयों को विभाजन देखिए केंद्र में विषयों का विभाजन संतोषजनक नहीं था। चौथा आपको केंद्रीय व्यवस्थापिका के प्रांतों के मध्य सीटों का बंटवारा प्रांतों के महत्व है था, जैसे पंजाब का सैनिक मत एवं बम्बई का वाणिज्यिक मत देखिए। पांचवा आपको देखिए प्रांतीय स्तर पर प्रशासन का
प्रांतीय स्तर पर देखिए, प्रांतीय स्तर पर प्रशासन का 2 स्वतंत्र भागों में बंटवारा राजनीति के सिद्धांत व्यवहार के विरुद्ध था। विषयों का आरक्षित हस्तांतरित विषयों का आरक्षित हस्तांतरित होना भी अव्यावहारिक था। छठा को देखिए, प्रांतीय मंत्रियों का भी देखिए फाइनेंस एवं नौकरशाही पर कोई नियंत्रण नहीं था। इससे कांता में दोनों के मध्य टकराव बढ़ गया। नौकरशाही मंत्रियों की अवहेलना भी करता तथा महत्वपूर्ण विषयों पर मंत्रियों से मंत्रणा तथा महत्वपूर्ण विषयों पर मंत्रियों से मंत्रणा विचार विमर्श नहीं की जाती थी। यथार्थ मंत्रियों पर गवर्नर का पूर्ण नियंत्रण था। सातवां की क्या संयुक्त उत्तरदायित्व का पूर्ण अभाव था। फिर अधिनियम के संबंध में कांग्रेस की प्रतिक्रिया 1918 में बम्बई में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हसन इमाम की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। 1918 में बम्बई में कांग्रेस का विशेष अधिनियम हसन इमाम की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें 1919 के भारत सरकार अधिनियम को निराशाजनक एवं असंतोषकारी घोषित किया। अधिवेशन में कांग्रेसियों ने प्रभावी स्वशासन की मांग की। अब क्या पर गांधी जी का अभ्युदय देखिए यहाँ पर गांधी जी का अभ्युदय पारंपरिक जीवन था दक्षिण अफ्रीका में शब्द का प्रयोग यहाँ पर देखिए। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के काठियावाड़ में पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। उनके पिता काठियावाड़ के दिवान थे। इंग्लैंड से बैरिस्ट्री पास करने उपरांत वे गुजरात के एक व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने दक्षिण अफ्रीका गए। वहाँ उन्होंने देखा कि जो एशियाई मजदूरी करने दक्षिण अफ्रीका गए थे वे किस प्रकार प्रजाति उत्पीड़न तथा भेदभाव के शिकार थे। वहाँ उन्होंने गोरों द्वारा कार्य लोगों से रंगभेद की नीति के विरुद्ध प्रकट किया। इसके पहले गांधी ने निश्चय किया कि वे वहाँ रुककर भारतीय मजदूरों को उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देंगे तथा उन्हें असंगठित करेंगे। गांधी जी 1914 तक दक्षिण अफ्रीका में रुके, तत्पश्चात वे भारत वापस आए। दक्षिण अफ्रीका में कार्यरत भारतीय 3 वर्गों में संगठित थे। प्रथम वर्ग मुख्यतः दक्षिण भारत से आए हुए मजदूर थे जो 1890 के पश्चात गन्ने खेतों में काम करने दक्षिण अफ्रीका आए थे। दूसरे वर्ग में भारत से आए मेमन मुसलमान थे जो मजदूरों के साथ दक्षिण अफ्रीका आए थे। तीसरे वर्ग में भारत से आए वे मजदूर थे जो कार्य का अनुबंध समाप्त होने के पश्चात अपने परिवार के साथ वहीं रहने लगे थे। ये भारतीय मुख्यतः अशिक्षित थे तथा उन्हें अंग्रेजी का अति अल्प एवं बिल्कुल ज्ञान नहीं था। वे सभी देखिए ये सभी दक्षिण अफ्रीका में प्रजातीय भेदभाव के शिकार। दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार इन भारतीयों पर अनेक जुर्म ढाती थी। इन्हें मत देने का अधिकार के से वंचित रखा गया था। इन्हें कुछ विशेष स्थानों पर रहने की अनुमति थी जो अत्यंत संकीर्ण गंदे थे एवं यहाँ की मानवीय दशा अत्यंत निम्न थी। गोरी सरकार ने 9 बजे रात्रि के पश्चात भारतीय कार्य अफ्रीकियों को घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया था तथा उन्हें सार्वजनिक फुटपाथों के प्रयोग की अनुमति नहीं थी। आगे के संघर्ष का उदारवादी चरण 1847 से 1926 तक देखिए। इस समय में गांधी ने दक्षिण अफ्रीकी सरकार को याचिका में प्रार्थना पत्र सौंपने की नीति अपनाई। उन्होंने ब्रिटेन को भी इस संबंध में अनेक प्रार्थना पत्र भेजे। उन्होंने ब्रिटेन से मांग की कि वह इस विषय पर हस्तक्षेप कर भारतीय दशा सुधारने का प्रयत्न करे, क्योंकि भारत ब्रिटेन का उपनिवेश है। अतः ब्रिटेन का उत्तरदायित्व है कि वह भारतीयों पर हो रहे प्रजातीय भेदभाव एवं उत्पीड़न को रोकने का प्रयास करे। गांधी जी ने सभी भारतीयों को संगठित कर नेटर भारतीय कांग्रेस की स्थापना की तथा इंडियन ओपिनियन नामक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। अब के अहिंसात्मक प्रतिरोध या सत्याग्रह का काल देखिए। अहिंसात्मक प्रतिरोध या सत्याग्रह का काल 1906 से 1914 के दक्षिण अफ्रीका में गोरी सरकार के विरुद्ध गांधी जी के संघर्ष का दूसरा चरण 1906 में प्रारंभ हुआ। इस समय आपको गांधी जी अहिंसात्मक प्रतिरोध या सविनय अवज्ञा की नीति अपनाई, जिसे उन्होंने सत्याग्रह का नाम दिया। अब क्या पंजीकरण देखिए। पंजीकरण प्रमाण पत्र के विरुद्ध सत्याग्रह 1906 देखिए। दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने एक विधान बनाकर प्रत्येक भारतीय को अनिवार्य कर दिया कि वे अपने अंगूठे के निशान वाले पंजीकरण प्रमाण पत्र हर समय अपने पास रखें। तदुपरांत गांधी जी नेतृत्व में सभी भारतीयों ने इस भेदभावमूलक कानून का विरोध करने का निर्णय लिया। गांधी जी ने इस हेतु अहिंसात्मक प्रतिरोध सभा का गठन किया। गांधी जी सहित कई भारतीयों को पंजीकरण कानून का विरोध करने का जेल में डाल दिया गया। बाद में सरकारी अधिकारियों ने स्वयं इन सभी निडर भारतीयों को छलपूर्वक रजिस्ट्रेशन कर दिया। लेकिन भारतीयों ने अपना विरोध अभियान जारी रखा तथा गांधी जी की अगुवाई में अपने रजिस्ट्रेशन कागजों को सामूहिक रूप से जला दिया।
प्रवासी भारतीयों को देखिए प्रवासी भारतीयों को प्रवेश रोक का विरोध। इस बीच सरकार ने एक और कानून बनाया जिसका उद्देश्य प्रवासी भारतीयों को प्रवेश को रोकना था। इस कानून का विरोध करने हेतु अनेक वरिष्ठ भारतीय नटार से ट्रांसफर आए। ट्रांसवाल के तमाम भारतीयों ने भी आंदोलनकारियों का साथ दिया। लोगों ने कई स्थानों पर लाइसेंस का उल्लंघन किया। कानून का विरोध करने के लिए भारतीयों ने एक प्रांत से दूसरे प्रांत की यात्रा की। सरकार ने विरोधियों के प्रति दमन का मार्ग अपनाया। 1908 में देखिए यहाँ पर क्या 1908 में गांधी जी को कारागार भेज दिया गया। कई अन्य भारतीयों को भी जेल में डाल दिया गया था। उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी गई। ज़्यादातर देखिए ज़्यादातर गरीब इसके शिकार हुए। ज़्यादातर गरीब इनके शिकार हुए। व्यापारियों को आर्थिक हानि पहुंचाने की सरकार ने धमकी दी। अब हम देखिए क्या कि टॉलस्टॉय फर्म की बात करते हैं। टॉलस्टॉय फर्म की बात करते हैं। गांधी जी के नेतृत्व में चल रहा आंदोलन टॉलस्टॉय फर्म देखिए गांधी जी के नेतृत्व में चल रहा आंदोलन धीरे धीरे संकटग्रस्त होने लगा। आंदोलनकारियों की सक्रियता धीरे धीरे कम होने लगता। सरकार का अड़ियल रुख बरकरार रहा। 1909 में गांधी जी तथा अंग्रेज अधिकारियों के मध्य वार्ता का कोई खास परिणाम नहीं निकला। यद्यपि अभी भी आंदोलन को जारी रखना आवश्यक था। लेकिन आंदोलन से संबंध भारतीयों के मध्य आर्थिक समस्याएं खड़ी हो गई। इन्हीं सब परिस्थितियों के कारण गांधी जी ने वर्ष 1910 में टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की। इस फर्म में गांधी जी ने अपने एक जर्मन शिल्पकार मित्र कालेनबाग की मदद से सत्याग्रहियों के परिवार की पुनर्वास समस्या को हल किया था। उनके भरण पोषण व्यवस्था की। भारत से भी यहाँ काफ़ी पैसा भेजा गया। हाँ, फिर देखिए आपको पोल टैक्स था भारतीय विवाहों को अप्रमाणित करने के विरुद्ध अभियान। देखिए यहाँ पर पोल टैक्स था भारतीय विवाहों को अप्रमाणित करने के विरुद्ध अभियान। देखिए इस बार सत्याग्रह का स्वरूप बड़ा था। इकरारनामे की अवधि समाप्त होने पर दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीयों पर सरकार ने 3 पौंड का कर लगा दिया था। इसके खिलाफ आपको तीव्र सत्याग्रह छिड़ गया। भारतीयों में ज़्यादातर गरीब मजदूर थे जिनकी मासिक आमदनी 10 शिलिंग से भी कम थी। ऐसे में 3 पौंड का कर उनके लिए बहुत ज़्यादा था। जब इस नियम के विरुद्ध सत्याग्रह प्रारंभ हुआ तो इसमें लगभग सभी भारतीयों ने भाग लिया था। इसे व्यापक जन आंदोलन का रूप दे दिया। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने के एक निर्णय आंदोलन को और भड़का दिया। कोर्ट ने उन सभी विवाहों को जो ईसाई पद्धति से नहीं संपन्न हुए था जिनका पंजीकरण नहीं हुआ था अवैध घोषित कर दिया। इस कानून के अनुसार हिंदू, मुस्लिम और पारसी रीति रिवाजों से संपन्न सभी शादियां अवैध थी तथा ऐसी शादियों से उत्पन्न सभी संतानें भी अवैध। भारतीय इस फैसले को अपनी महिलाओं का अपमान समझा। गांधी जी सहित अनेक सत्याग्रही कानून की अवहेलना कर आपको नटाल से ट्रांसफर पहुंच गए। सरकार ने इन लोगों को बंदी बनाकर कारावास में डाल दिया। शीघ्र ही खदान मजदूर तथा बगान मजदूर भी सक्रिय रूप से आंदोलन में सम्मिलित हो गए। इन मजदूरों ने सरकारी दमन के विरोध में हड़ताल कर दी। सरकार की कठोर दमनकारी नीतियों से समूचा भारतीय समुदाय तिरमिरा उठा। गोपाल कृष्ण गोखले ने पूरे देश का दौरा कर अत्याचार के खिलाफ जनमत तैयार किया। लॉर्ड हॉर्डिंग तक ने इसकी निंदा की अत्याचारों का आरोप की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। समझौता पर समाधान देखिए गांधी जी लॉर्ड हॉर्डिंग गोखले तथा C.F. एंड्रूज से कई दौर की लंबी बातचीत के पश्चात दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने भारतीयों की मुख्य मांगे मान ली। 3 पौंड का कर तथा पंजीकरण प्रमाण पत्र संबंध कानून समाप्त कर दिए गए। भारतीय उनके रीति रिवाजों से विवाह करने की छूट प्रदान की गई तथा भारतीय अप्रवासियों की अन्य कठिनाइयों पर दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। अब हम विचार देखें यहाँ पर क्या कि ऐसा व्यक्ति जिसे इंद्रिय सुख की चाह नहीं, उसे धन ऐश्वर्य सुख प्रशंसा एवं प्रोन्नति की चाह नहीं, लेकिन जो वह सही मानते हैं उसे करने के दृढ़ निश्चयी है। वह एक खतरनाक एवं कष्टप्रद शत्रु थे चूँकि उनके शरीर को नियंत्रित किया जा सकता था, उनकी आत्मा एवं आत्मबल को नहीं। ये बात गिलबर्ट मूले ने हिबर्ट जर्नल में गांधी पर कहा था। अब दक्षिण अफ्रीका में गांधी का अभ्युदय यहाँ देखिए। दक्षिण अफ्रीका में गरीब भारतीयों को जुझारूपन को देखकर गांधी जी को विश्वास हो गया कि भारतीय जनता आवश्यकता पड़ने पर किसी उदात्त उद्देश्य के लिए जुझारू संघर्ष और बलिदान को तैयार हो सकती है। दूसरा देखिए यहाँ गांधी जी की विभिन्न संप्रदाय एवं समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों के मध्य एकता स्थापित करने में सफल हुए।
उसके उनके नेतृत्व में देखिए उनके नेतृत्व में हिंदू, मुस्लिम, पारसी, अमीर, गरीब, पुरुष, महिला सभी ने कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन में भाग लिया। तीसरा देखिए गांधी जी ने यह सबक सीखा, कई बार नेताओं को कई बार नेताओं को ऐसे सख्त निर्णय भी करने पड़ सकते हैं जो उनके समर्थकों की पसंद ना आए। चौथा देखिए गांधी तो चौथा आपको देखिए दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को विरोधी चौथा देखिए दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को विरोधी राजनीतिक धाराओं से उन्मुक्त वातावरण में एक विशिष्ट राजनीतिक शैली नेतृत्व के नए अंदाज और संघर्ष के नए तरीकों को विकसित करने का अवसर मिला। इसके फलस्वरूप वे गांधीवादी रणनीति एवं संघर्ष के तरीकों की विशेषताओं और कमियों दोनों से भली-भांति परिचित हो गए था। उन्हें विश्वास हो गया कि ये ही सबसे बेहतर है। फिर देखिए आपको आगे आगे यहाँ पर क्या है कि गांधी जी के सत्याग्रह की तकनीक देखिए। गांधी जी ने अपने दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान सत्याग्रह तकनीक का प्रयोग किया। सत्याग्रह सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित था। गांधी जी ने ईसाइयों की जरूरत को देखते हुए सत्याग्रह में कुछ तत्व भारतीय परंपरा के जो और टॉल्स्टॉय के दर्शन को भी शामिल किया, जिन्होंने कहा कि बुराई का सामना अहिंसक प्रतिरोध के माध्यम से बेहतर तरीके से किया जा सकता है। इसकी मुख्य विशेषता इस प्रकार थी। एक सत्याग्रह यह विचार कभी नहीं करता कि गलत क्या है। वह सदैव सच्चा अहिंसक एवं निडर रहता है। एक सत्याग्रह असहयोग एवं बहिष्कार के सिद्धांतों पर काम करता है। सत्याग्रह की पद्धति में करों का भुगतान न करना और प्राधिकारी के सम्मान और स्थिति में कमी करना। सत्याग्रही बुराई के विरुद्ध संघर्ष करते समय सही प्रकार की यातनाएं सहने की शक्ति होनी चाहिए। ये देखिए ये यातनाएं सत्य के लिए उसकी आसक्ति का एक हिस्सा है। बुराई के विरुद्ध संघर्ष की प्रक्रिया में एक सच्चा सत्याग्रही बुराई करने वालों से अनुराग रखता है, घृणा या द्वेष नहीं। एक सच्चा सत्याग्रही बुराई के सामने कभी सिर नहीं झुकाता, उसका परिणाम चाहे कुछ भी हो। फिर आपको केवल बहादुर देखिए, आप क्या केवल बहादुर एवं दृढ़ निश्चय व्यक्ति सच्चा सत्याग्रही बन सकता है। सत्याग्रह कायर और दुर्बल लोगों के लिए नहीं है। कायर व्यक्ति हिंसा का सहारा लेता है, जिसका सत्याग्रह में कोई स्थान नहीं है। अन्य शब्दों को साध से साधनों को न्यायसंगत नहीं ठहराया जा सकता। अतः सही साध के लिए साधनों को पवित्र होना आवश्यक है। गांधी जी के भारत वापसी यहाँ देखिए क्या है कि गांधी जी जनवरी 1915 में भारत लौटे। दक्षिण अफ्रीका में उनके संघर्ष और उनकी सफलताओं ने उन्हें भारत में अत्यंत लोकप्रिय बना दिया। न केवल शिक्षित भारतीय अपितु जनसमाज में गांधी जी के बारे में भली भांति परिचित हो चुका था। गांधी जी ने निर्णय किया कि वे अगले एक वर्ष तक समूचे देश का भ्रमण करेंगे तथा जनसमान की यथास्थिति का स्वयं अवलोकन करेंगे। उन्होंने यह भी निर्णय लिया कि वह किसी राजनीतिक मुद्दे पर कोई सार्वजनिक कदम नहीं उठाएंगे। भारत की तत्कालीन सभी राजनीतिक विचारधाराओं से गांधी जी असहमत थे। नरमपंथी राजनीति से उनकी आस्था पहले ही खत्म हो चुकी थी। तथा वे होम रूल आंदोलन की इस रणनीति के भी खिलाफ थे कि अंग्रेजों पर कोई भी मुसीबत उनके लिए एक अवसर है। यद्यपि होम रूल आंदोलन इस समय काफी लोकप्रिय था, किंतु इसके सिद्धांत गांधी जी विचारों से मेल नहीं खाते थे। उनका मानना था कि जबकि ब्रिटेन प्रथम विश्व युद्ध में उलझा हुआ था, होम रूल आंदोलन जारी रखना देखिए उनका मानना था कि ऐसे समय जबकि ब्रिटेन प्रथम विश्व युद्ध में उलझा हुआ है और होम रूल आंदोलन जारी रखना अनुचित हुआ है। उन्होंने तर्क दिया कि इन परिस्थितियों में राष्ट्रवादी लक्ष्यों को प्राप्त करने का सर्वोत्तम मार्ग अहिंसक सत्याग्रह। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में घोषित किया कि जब तक कोई राजनीतिक संगठन सत्याग्रह के मार्ग को नहीं अपनाएगा तब तक वे ऐसे किसी भी संगठन से संबंध नहीं हो सकते हैं। रोलेट सत्याग्रह प्रारंभ करने से पहले 1917 के आरंभ में गांधी जी ने 3 संघर्षों चंपारण आंदोलन बिहार तथा अहमदाबाद और खेड़ा दोनों गुजरात सत्याग्रह में हिस्सा लिया। ये तीनों ही आंदोलन स्थानीय आर्थिक मांगों से संबंधित। इनमें अहमदाबाद का आंदोलन औद्योगिक मजदूरों का आंदोलन तथा चंपारण और खेड़ा किसान आंदोलन थे। अब देखिए चंपारण सत्याग्रह 1917 प्रथम समय अवज्ञा देखिए। चंपारण का मामला काफ़ी पुराना था। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में गोरे बगान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध करा लिया जिसके अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि के 3/20वें हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था। यह व्यवस्था तीन कठिया पद्धति के नाम से जानी जाती थी। 19वीं सदी के अंत में जर्मनी में रासायनिक रंग और डाई का विकास हो गया जिसने नील को बाजार से बाहर खदेड़ दिया। इसके कारण चंपारण के बगान मालिक नील की खेती बंद करने को विवश हो गए। किसान भी मजबूरन नील की खेती छुटकारा पाना चाहते थे, किंतु परिस्थितियों को देखकर गोरे बगान मालिक किसानों की व्यवस्था का फायदा उठाना चाहते थे। उन्होंने दूसरी फसलों की खेती करने के किसानों को अनुबंध से मुक्त करने के एवज में लगान एवं अन्य करों की दरों में अत्यधिक वृद्धि कर दी। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने द्वारा तय किए
तय की गई दरों पर किसानों को अपने उत्पाद बेचने के बाद किया। चंपारण से जुड़े एक प्रमुख आंदोलनकारी राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण बुलाने का फैसला किया। यहाँ देखो चंपारण से जुड़े एक प्रमुख आंदोलनकारी राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण बुलाने का फैसला किया। फलतः गांधी जी देखिए यानी कि हम कहते हैं गांधी जी को चंपारण आपको राजकुमार शुक्ल ने बुलाया। फलतः राजेंद्र प्रसाद बृज किशोर मजहर उल हक महादेव देसाई नरहरि पारिक तथा जेबी कृपलानी के सहयोग से मामले की जांच करने चंपारण पहुंचे। गांधी जी चंपारण पहुंचते अधिकारियों ने तुरंत चंपारण से चले जाने का आदेश दिया, किंतु गांधी जी ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया तथा किसी भी प्रकार के दंड को भुगतने का फैसला किया। सरकार के इस अनुचित आदेश के विरुद्ध गांधी जी अहिंसात्मक प्रतिरोध या सत्याग्रह का यह मार्ग चुना। विरोध का सर्वोत्तम तरीका था। गांधी जी दृढ़ता के सम्मुख सरकार विवश हो गई, अतः उसने स्थानीय प्रशासन को अपना आदेश वापस लेने था। गांधी जी को चंपारण के गांवों में जाने की छूट देने का निर्देश दिया। इस बीच सरकार ने सारे मामले की जांच करने के एक आयोग का गठन किया था। गांधी जी को इसका सदस्य बनाया गया। गांधी जी आयोग को यह समझाने में सफल है कि 3 कठिया पद्धति समाप्त होनी चाहिए। उन्होंने आयोग को यह भी समझाया कि किसानों से पैसा अवैध रूप से वसूला गया है, उनके लिए किसानों को हरजाना दिया जाए। बाद में एक और समझौते के पश्चात गोले बागान मालिक अवैध वसूली का 25% हिस्सा किसानों को लौटाने पर राजी हो गए। इसके एक दशक के भीतर ही बागान मालिकों ने चंपारण छोड़ दिया। इस प्रकार गांधी जी ने भारत में संविधान अवज्ञा आंदोलन का प्रथम युद्ध सफलतापूर्वक जीत लिया। चंपारण सत्याग्रह से संबंध अन्य लोकप्रिय नेताओं में अनुग्रह नारायण सिन्हा, रामनवी प्रसाद एवं शंभू शरण वर्मा शामिल थे। अब देखिए अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 प्रथम भूख हड़ताल। देखिए चंपारण के पहले गांधी जी ने मार्च 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल के मुद्दे पर हस्तक्षेप किया। यहाँ मिल मालिकों और मजदूरों में फ्लैग बोनस को लेकर विवाद छिड़ा था। गांधी जी ने मजदूरों को हड़ताल पर जाने तथा 50% के स्थान पर 35% बोनस की मांग करने को कहा, जबकि मिल मालिक मजदूरों को केवल 20% बोनस देने के राजी थे। गांधी जी ने मजदूरों को सलाह दी कि शांतिपूर्ण एवं अहिंसक ढंग से अपनी हड़ताल जारी रखे। गांधी जी ने मजदूरों के समर्थन में भूख हड़ताल प्रारंभ करने का फैसला किया। अम्बालाल साराभाई की बहन अनुसुईयाबेन ने इस संघर्ष में गांधी जी को सक्रिय योगदान प्रदान की। इस अवसर पर उन्होंने एक संयुक्त दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। गांधी जी के अनशन बैठने के फैसले से मजदूरों को उत्साह में वृद्धि था। वृद्धि हुई था। उनके संघर्ष तेज हो गए। मजबूर होकर मीर मालिक समझौता करने को तैयार हो गए तथा सारे मामले एक ट्रिब्यूनल को सौंप दिया गया। जिस मुद्दे को लेकर हड़ताल प्रारंभ हुई थी, ट्रिब्यूनल के फैसले से वह समाप्त हो गया। ट्रिब्यूनल ने मजदूरों के पक्ष में निर्णय देते हुए मिल मालिकों को 35% से बोनस मजदूरों को भुगतान करने का फैसला सुनाया। गांधी जी की दूसरी प्रमुख विजय थी खेड़ा सत्याग्रह 1918 प्रथम अशोक। देखिए वर्ष 1918 के भीषण दुर्भिक्ष के कारण गुजरात के खेड़ा जिले में पूरी फसल बर्बाद हो गई। फिर भी सरकार ने किसानों से मालगुजारी वसूल करने की प्रक्रिया जारी रखी। राजस्व संहिता के अनुसार यदि फसल उत्पादन कुल उत्पाद की 1/4 से भी कम हो तो किसानों को राजस्व पूरी तरह माफ कर दिया जाना चाहिए, किंतु सरकार ने किसानों को राजस्व माफ करने से मना कर दिया। गुजरात सभा जिसमें किसान शामिल थे, उन्हें 1919 के राजस्व वर्ष के मूल्यांकन को लागू न करने की प्रार्थना के लिए प्रांत के सर्वोच्च शासक के पदाधिकारियों के सम्मुख याचिका रखी। सरकार कठोर बनी रही और कहा कि यदि करों का भुगतान न किया जाए तो किसानों की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। फलस्वरूप गांधी जी ने किसानों को राजस्व अदा न करने तथा सरकार को दमनकारी कानून के खिलाफ संघर्ष करने की प्रेरणा दी। देखिए यहाँ पर क्या खेड़ा जिले के युवा अधिवक्ता वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल यागी के अन्य कई युवाओं ने गांधी जी के साथ खेड़ा के गाँव का दौरा प्रारंभ किया। इन्होंने किसानों को लगान न अदा करने की शपथ दिलाई। गांधी जी ने घोषणा की यदि सरकार गरीब किसानों को लगान माफ कर दे तो लगान देने में सक्षम किसान स्वेच्छा से अपना लगान अदा कर देंगे। दूसरी ओर सरकार ने लगान वसूलने के दमन का सहारा लिया। कई स्थानों पर किसानों की संपत्ति कुल कर ली गई, उनके मवेशियों को जब्त कर लिया गया। अंतर सरकार ने किसानों के साथ एक समझौता किया। उसने एक वर्ष के लिए कर माफ कर दिया और आगामी वर्षों में करों की दर में कमी की तथा किसानों की जब्त संपत्ति लौटा दिया। खेड़ा आंदोलन किसानों के बीच एक नवीन जागरूकता का संचार किया।
देखिए किसान जागरूक हुए कि जब तक उनका संदेश जब तक उनका देश संपूर्ण आज़ादी प्राप्त नहीं करता वे अन्य अवशोषण से मुक्त नहीं होंगे। अब देखिए चंपारण अहमदाबाद तथा खेड़ा में गांधी जी के ऊपर ध्यान रखें। चंपारण अहमदाबाद तथा खेड़ा आंदोलन ने गांधी जी को संघर्ष के गांधीवादी तरीके सत्याग्रह को आजमाने का अवसर दिया। गांधी जी को देश की जनता के करीब आने तथा उनकी समस्या समझने का अवसर मिला। गांधी जी जनता की ताकत या कमजोरियों से परिचित हुए तथा उन्हें अपनी रणनीति का मूल्यांकन करने का अवसर मिला। इन आंदोलनों को गांधी जी को समाज के विभिन्न वर्गों विशेषतया युवा पीढ़ी का भरपूर समर्थन मिला था। भारतीयों के मध्य उनकी विशिष्ट पहचान कायम हो गई। अब रोलेट एक्ट सत्याग्रह जालियांवाला बाग जनसंहार। देखिए रोलेट एक्ट देखिए यहाँ पर 1919 का वर्ष भारत के अत्यंत सोच एवं संतोष का वर्ष था। देश में फैले अराष्ट्रीयता की भावना क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए ब्रिटेन को पुनः शक्ति की आवश्यकता थी, क्योंकि भारत को रक्षा अधिनियम की शक्ति समाप्त प्राय थी। इसी संदर्भ में सरकार ने सर सिडनी रोलेट की नियुक्ति की, जिन्हें इस बात की जांच करनी थी कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले लोग कहां तक फैले और उनसे निपटने के लिए किस प्रकार कानून की आवश्यकता है। इस संबंध में सर सिडनी रोलेट की समिति ने जो सिफारिश थी कि उन्हें ही रोलेट अधिनियम या रोलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। इस एक्ट के अंतर्गत एक विशेष न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें उच्च न्यायालय के 3 वकील थे। यह न्यायालय ऐसे साक्ष्यों को मान्य कर सकता था जो विधि के अंतर्गत मान्य थे। इसके निर्णय के विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं की जा सकती थी। न्यायालय द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार प्रांतीय सरकारों को बिना वारंट के तलाश गिरफ्तार तथा बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार को रद्द करने आदि असाधारण शक्तियां दे दी गई। युद्ध काल में तो यह विधेयक उचित माना जा सकता था, परंतु किंतु शांति काल में पूर्णतः अनुचित था। भारतवासियों ने इस विधेयक को काला कानून कहा था। इसके विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की। अब देखिए रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह प्रथम जन आंदोलन। देखिए यहाँ पर विश्व की समाप्ति पर जब भारतीय जनता संवैधानिक सुधारों का इंतजार कर रही थी, ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी रोलेट एक्ट को जनता के सम्मुख पेश कर दिया। इसे भारतीयों ने अपना घोर अपमान समझा। अपने पूर्ववर्ती अभियानों से आदम एवं साहसी हो चुके गांधी जी ने फरवरी 1919 में प्रस्तावित रोलेट एक्ट के विरुद्ध में देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया, किंतु संवैधानिक प्रतिरोध का जब सरकार पर कोई असर नहीं हुआ तो गांधी जी ने सत्याग्रह प्रारंभ करने का निर्णय किया। एक सत्याग्रह सभा गठित की गई था। होम रूल लीग के युवा सदस्यों से संपर्क कर अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध संघर्ष करने का निर्णय हुआ। प्रचार कार्य प्रारंभ हो गया। राष्ट्रव्यापी हड़ताल, उपवास, प्रार्थना सभाओं के आयोजन का फैसला किया गया। इसके साथ ही कुछ प्रमुख कानूनों की अवज्ञा तथा गिरफ्तार देने की योजना भी बनाई गई। आंदोलन की इस मोड़ के लिए कई कारण थे जो निम्नानुसार। जन सम्मान के आंदोलन के लिए एक स्पष्ट दिशा निर्देश प्राप्त हुआ। अब वे अपनी समस्याओं के केवल मौखिक अभिव्यक्ति के स्थान पर प्रत्यक्ष कार्रवाई कर सकते थे। दूसरा, इसके कारण किसान शिल्पकार और शहरी निर्धन वर्ग सक्रियता से आंदोलन से जुड़ गया। उनकी असक्रियता आगे के आंदोलन में भी बनी रही। तीसरा देखिए आपको क्या, राष्ट्रीय सत्ता संघर्ष अस्थायी रूप से जनसामान्य से संबंध हो गया था। गांधी ने स्पष्ट किया कि अनशन की प्रासंगिकता तभी है जब सभी भारतीय जागृत होकर सक्रियता से राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागी बने। सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 को प्रारंभ किया गया, किंतु तारीख की गलतफहमी के कारण सत्याग्रह प्रारंभ होने से पहले आंदोलन हिंसक स्वरूप धारण कर लिया। कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, अहमदाबाद इत्यादि स्थानों में बड़े पैमाने पर हिंसा तथा अंग्रेज विरोधी प्रदर्शन आयोजित किए गए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकारी दमन, बलपूर्वक नियुक्तियां तथा कई कारणों से त्रस्त जनता ने पंजाब में हिंसात्मक प्रतिरोध प्रारंभ कर दिया, तब परिस्थितियां अत्यंत विस्फोटक हो गई। अमृतसर और लाहौर में स्थिति पर नियंत्रण पाना मुश्किल हो गया। मजबूर होकर सरकार को सेना का सहारा लेना पड़ा। गांधी जी ने पंजाब जाकर स्थिति को संभालने का प्रयत्न किया, किंतु उन्हें बम्बई भेज दिया गया। तत्पश्चात 13 अप्रैल 1919 को अंग्रेजी सरकार का वह बर्बर और घिनौना रूप सामने आया, जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक रक्त रंजित धब्बा लगा दिया। अब 13 अप्रैल 1919 जिसको बोलते हैं 13 अप्रैल 1919 जालियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए यहाँ पर अमृतसर हिंसा सर्वाधिक प्रभावित हुआ। शुरू में प्रदर्शनकारियों ने किसी प्रकार की हिंसा नहीं की। भारत ने अपनी दुकानें बंद कर दी और खाली सड़कों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दिए गए धोखे को लेकर भारतीयों की नाराजगी जाहिर की। 9 अप्रैल को राष्ट्रवादी नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को ब्रिटिश अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया। इस घटना से हजारों भारतीयों में रोष व्याप्त हो गया और वे 10 अप्रैल 1919 को सत्याग्रहियों पर गोली चलाने तथा अपने नेता डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर किचलू को पंजाब से बाहर भेजे जाने का विरोध कर रहे थे। जल्द ही
जल्द ही विरोध प्रदर्शन हिंसक रूप ले लिया, चूंकि पुलिस ने गोली चलाना शुरू कर दिया, जिसमें कुछ प्रदर्शनकारी मारे गए, जिसमें काफी तनाव फैल गया। दंगे में 5 अंग्रेज भी मारे गए और मार्शल शेरवुड, एक अंग्रेज मिशनरी महिला थी जो साइकिल पर जा रही थी, को पीटा गया। उपद्रव को शांत करने के तुरंत अर्धसैनिक टुकड़ी भेजा गया। क्षेत्र में मार्शल कानून लागू करने और स्थिति शांतिपूर्ण बनाए रखने की जिम्मेदारी वरिष्ठ ब्रिटिश अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को सौंपी गई। डायर ने हालांकि 13 अप्रैल 1919 को एक घोषणा जारी की कि लोग पास के बिना शहर से बाहर ना जाए, लोग पास के बिना शहर से बाहर ना जाए, और एक समूह में 3 लोगों से अधिक लोग जुलूस, प्रदर्शन या सभाएं ना करें। 13 अप्रैल बैसाखी के दिन के आसपास के गांव के लोग बैसाखी मनाने के लिए शहर के लोकप्रिय स्थान जालियावाला बाग में इकट्ठे हुए, जो जनरल डायर की घोषणा से अनजान थे। स्थानीय नेताओं ने भी इसी स्थान पर एक विरोध सभा का आयोजन किया। त्योहार के आयोजन के बीच विरोध प्रदर्शन बैठक में शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार के आयोजन के बीच विरोध प्रदर्शन बैठक भी शांतिपूर्ण तरीके से चल रही थी, जिसमें 2 प्रस्ताव रोरेट अधिनियम की समाप्ति और 10 अप्रैल की गोलीबारी की निंदा पारित किए गए। जनरल डायर ने इस सभा के आयोजन को सरकारी आदेश की अवहेलना समझा था। सभा स्थल को सशस्त्र सैनिकों के साथ घेर लिया। देखिए यहाँ पर क्या डायर ने बिना किसी पूर्व चेतावनी के सभा पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। लोगों पर तब तक गोलियां बरसाई गई जब तक कि सैनिकों की गोलियां समाप्त नहीं हो गई। सभा स्थल के सभी निकास मार्गों के सैनिकों द्वारा घिरे होने के कारण सभा में समेत निहत्थे लोग चारों और गोलियां से छल्ली होते रहे। देखिए इस घटना में 1,000 लोग मारे गए, जिसमें युवा, महिला, बूढ़े, बच्चे सभी शामिल थे। जालियावाला बाग हत्याकांड से पूरा देश स्तब्ध रह गया। वहसी क्रूरता ने देश को कर दिया। पूरे देश में बर्बर हत्याकांड की भर्त्सना की गई। रविन्द्रनाथ टैगोर ने विरोध स्वरूप अपनी नाइटहुड को त्याग दिया। शंकर राम नागर ने वायसराय की कारखानी से त्यागपत्र दे दिया। अनेक स्थानों पर सत्याग्रहियों ने अहिंसा का मार्ग अपनाया, जिससे 18 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने अपना सत्याग्रह को समाप्त घोषित कर दिया, क्योंकि उनके सत्याग्रह हिंसा का कोई स्थान नहीं था। एपीजे टेलर इतिहासकार के अनुसार जालियावाला बाग जनसंहार एक ऐसा निर्णायक मोड़ था जब भारतीय ब्रिटिश शासन अलग हुए। 1919 की घटना ने पंजाब की प्रतिरोध या विरोध प्रदर्शन की राजनीति को आकार प्रदान किया। भगत सिंह की भारत नौजवान सभा ने इस जनसंहार को ऐसे कृत्य के रूप में देखा जो असहयोग आंदोलन की समाप्ति के पश्चात उत्पन्न संताप से उबरने में मदद करेगा। उधम सिंह जिन्होंने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आजाद रखा, ने लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायल, जिसने पंजाब 1919 के विरोध प्रदर्शन के विवश रूप से कुचलने का संचालन किया कि हत्या कर दे, जिसके उन्हें वर्ष 1940 से फांसी की सजा दी गई। वर्ष 1974 में उनकी अस्थियों को भारत लाया गया। अब हंटर आयोग देखिए, जालियावाला बाग हत्याकांड ने भारतीयों और साथ ही साथ कई अंग्रेजों को भी स्तब्ध कर दिया। भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू ने इस मामले में जांच की एक समिति का गठन किया। इसे 14 अक्टूबर 1919 को भारत सरकार ने डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी, जिसे लोकप्रिय एवं व्यापक तौर पर हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता है, चूंकि इसके अध्यक्ष के नाम को विलियम हंटर, स्कॉटलैंड के भूतपूर्व सॉलिसिटर जनरल और स्कॉटलैंड में कॉलेज ऑफ जस्टिस के सेनेटल था। इस आयोग का उद्देश्य बॉम्बे, दिल्ली एवं पंजाब में उपद्रवों कारणों की जांच करना और उनसे निपटने को उपाय सुझाना था। हंटर आयोग में सदस्य के तौर पर 3 भारतीय, सर चिमनलाल हरिलाल, शीतलवाड़ बॉम्बे विश्वविद्यालय के उपकुलपति और बॉम्बे उच्च न्यायालय के अधिवक्ता पंडित जगत नारायण, संयुक्त प्रांत की विधायी परिषद के सदस्य और अधिवक्ता और सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान ग्वालियर राज के अधिवक्ता शामिल थे। 29 अक्टूबर 1919 को दिल्ली में बैठक के पश्चात आयोग ने दिल्ली, अहमदाबाद, बॉम्बे और लाहौर से बुलाए गए गवाहों के बयान दर्ज किए। नवंबर 1919 में आयोग लाहौर पहुंचा और अमृतसर की घटना के मुख्य गवाहों के बयानों की जांच की। डायर को आयोग के सम्मुख उपस्थित होने कहा गया। उसे विश्वास था कि उसने जो कुछ भी किया कि उसका काम था। डायर ने बयान दिया कि उसकी इच्छा पूरे पंजाब से आतंक को खत्म करने की थी और ऐसा करने में विद्रोहियों के मनोबल में कमी आई। डायर ने कहानी अपनी शान समझी कि ऐसा हो सकता था कि वह बिना
वह बिना गोली चलाए भीड़ को तितर-बितर कर सकता था, लेकिन वह फिर से आते और हमारे मज़ाक बनाते और हमारा मज़ाक बनाते और ऐसा करके वह स्वयं को मूर्ख नहीं बनाना चाहते थे। उसने यह भी कहा कि उसने गोली बरसाने के बाद घायलों को उपचार के लिए ले जाने का प्रयास नहीं किया, जैसा कि वह नहीं मानता था कि वह उसका काम था। यद्यपि डायर के बयान ने आयोग के सदस्यों के बीच यद्यपि डायर के बयान ने आयोग के सदस्यों के बीच नस्लवादी तनाव उत्पन्न किया, तथापि मार्च 1920 को आयोग की अंतिम रिपोर्ट आई, जिसने निष्पक्ष रूप से डायर के कृत्य की निंदा की। रिपोर्ट ने कहा कि बाग में भीड़ को हटाने की कार्रवाई न करना एक भूल थी। बाग में भीड़ को हटाने की कार्रवाई न करना एक भूल थी। लंबी अवधि तक गोली चलाना एक बड़ी भूल थी। डायर के पर्याप्त नैतिक प्रभाव को प्रस्तुत करने के प्रयास की निंदा की गई। डायर ने अपने प्राधिकार से बाहर जाकर कार्य किया। जालियांवाला बाग में ब्रिटिश शासन को खाल फेंकने का षड्यंत्र नहीं चल रहा था। आयोग के भारतीय सदस्यों ने रिपोर्ट में बताया कि जनसभाएं करने को प्रतिबंधित करने संबंधी घोषणा को पर्याप्त रूप से प्रकाशित नहीं किया गया। भीड़ में निर्दोष लोग थे और बाग में कोई हिंसा नहीं हुई थी। डायर का या तो अपने सैनिकों को घायलों की मदद करने का आदेश देना चाहिए। डायर को या तो अपने सैनिकों को घायलों की मदद करने का आदेश देना चाहिए या शीर्ष प्राधिकारियों को ऐसा करने को कहना चाहिए। डायर का कृत्य अमानवीय और ब्रिटिश परंपरा विरुद्ध था और इसने भारत में ब्रिटिश शासन की छवि को बेहद धूमिल किया था। हंटर आयोग ने किसी प्रकार के दंड या अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा नहीं की, चूंकि डायर के कृत्य को कई बड़े अधिकारियों का समर्थन प्राप्त था। बाद में यह मामला सेना परिषद को दे दिया गया। इससे पहले कि हंटर आयोग अपनी कार्रवाई शुरू कर पाता, सरकार ने अपने अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्षतिपूर्ति अधिनियम पारित कर दिया, जैसा कि इंडेमनिटी एक्ट को व्हाइट वाशिंग बिल कहा गया और मोतीलाल नेहरू एवं अन्य ने इसकी कड़ी निंदा की। इंग्लैंड में यहाँ पे क्या इंग्लैंड में तत्कालीन युद्ध सचिव विंस्टन चर्चिल को इस रिपोर्ट की समीक्षा करने का कार्य सौंपा गया। हाउस ऑफ कॉमन्स में चर्चिल ने अमृतसर में घटी इस घटना की निंदा की। उन्होंने इससे शैतानी कार्य कहा। कैबिनेट ने चर्चिल के साथ सहमति जताई कि डायर एक खतरनाक व्यक्ति था और उसे पद पर रहने नहीं दिया जाना चाहिए। डायर को अपदस्थ करने के कैबिनेट के निर्णय को सेना परिषद को भेज दिया गया। अंतर डायर को अपनी ड्यूटीगत तरीके से निभाने को दोषी पाया गया और उन सभी से पद से हटा दिया। उसे इंग्लैंड लिया गया। उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। उसे आधी तनख्वाह मिलती रही और सेना की पेंशन दी जाती रही। डायर की पूरी निंदा नहीं की गई। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने डायर का पक्ष और उसके समर्थन एक प्रस्ताव पारित किया और मॉर्निंग पोस्ट समाचार पत्र ने बताया कि डायर ने 26,000 पाउंड की राशि जुटाई और डायर के लिए 26,000 पाउंड की राशि जुटाई गई और इस फंड में सबसे बड़ा योगदान रुडयार्ड किपलिंग ने किया। कांग्रेस का दृष्टिकोण यहाँ देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी एक और गैर सरकारी समिति गठित की, जिसमें मोतीलाल नेहरू, CR दास, अब्बास तैयबजी, AMR जयकर और गांधी को शामिल किया गया। कांग्रेस ने इस घटना को लेकर अपना मत रखा। इसने डायर के अमानवीय कृत्य की निंदा की और कहा कि पंजाब में संयुक्त शासन मार्शल लॉ लाना किसी प्रकार से संगत नहीं था। साथ देखिए, राष्ट्रवाद के पुनर्जीवित होने के कारण देखिए, युद्धोपरांत उत्पन्न हुई आर्थिक कठिनाइयाँ, विश्वव्यापी समाजवाद से राष्ट्रवादियों का मोह भंग होना, रूसी क्रांति प्रभाव देखिए, मॉन्टेग्यू देखिए, प्रांतों में द्वैत शासन देखिए, प्रशासनिक कार्यों के संचालन हेतु दो सूचियां आरक्षित सूचियों के अधीन सभी विषयों का संचालन कार्यकारिणी परिषद की सहायता से गवर्नर द्वारा हस्तांतरित सूची के अधीन सभी विषयों का संचालन व्यवस्थापिका सभा के मंत्री द्वारा गवर्नर जनरल एवं भारत सचिव को सही मसलों में हस्तक्षेप करने का असीमित अधिकार। मताधिकार में वृद्धि शक्तियों में वृद्धि के गवर्नर जनरल 8 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद की सहायता से कार्यों का संचालन, जिसमें 3 भारतीय थे। प्रशासनिक हेतु 2 सूचियां केंद्रीय एवं प्रांतीय। द्विसदस्यीय केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा, निम्न सदन तथा राज्य परिषद उच्च सदन। देखिए दोष देखिए यहाँ पर क्या, दोष देखिए यहाँ पर क्या, द्वैत शासन व्यवस्था अत्यंत जटिल एवं अतार्किक थी। केंद्रीय कार्यकारिणी मंत्री, इसका जो दोष मॉन्टेग्यू जो दोष था वो द्वैत शासन व्यवस्था अत्यंत जटिल अतार्किक थी। केंद्रीय कार्यकारिणी व्यवस्थापिका पद उत्तरदायी नहीं थी। सीमित मताधिकार। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी की गतिविधियां 18 से 1914 तक। नटाल भारतीय कांग्रेस एवं का गठन एवं इंडियन ओपिनियन नामक पत्र का प्रकाशन, पंजीकरण प्रमाण पत्र के विरुद्ध सत्याग्रह, भारतीयों के प्रवासन पर प्रतिबंध लगाए जाने के विरुद्ध सत्याग्रह। अब टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना, पोल टैक्स, भारतीय विवाहों को अप्रमाणित करने के विरुद्ध अभियान। गांधी जी को आंदोलन की जनता की शक्ति का अनुभव हुआ। उन्हें एक विशिष्ट राजनीतिक शैली, नेतृत्व के नए अंदाज और संघर्ष के नए तरीकों को विकसित करने का अवसर मिला। भारत में गांधी जी की प्रारंभिक
गतिविधियाँ। चंपारण सत्याग्रह 1917 प्रथम समय अवज्ञा रहा। और अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 प्रथम भूख हड़ताल हुआ। और खेड़ा सत्याग्रह 1918 प्रथम असहयोग आंदोलन हुआ है। और प्रथम असहयोग आंदोलन था रोडेट सत्याग्रह 1919 प्रथम जन आंदोलन था। अब जालियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हंटर आयोग अपने आपको कांग्रेस का दृष्टिकोण यहाँ पर। उसके देखिए आपको अध्याय 16 आपको खिलाफत असहयोग आंदोलन है।